सभी को प्रणाम दोस्तों। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं भाई। एक ज्वलंत सवाल जो बच्चों ने पूछा है, ऑनलाइन वाले बच्चों, देखते जाओ कि सर अब हमको कीवर्ड्स तो याद हो गए, पर अब ये बताओ सर कि कीवर्ड से आंसर कैसे लिखना है ना। तो कीवर्ड्स तो याद हो गए, पर हम आंसर कैसे लिखना है। तो स्क्रीन पर आपके सामने एक क्वेश्चन का आंसर है बादल के फॉर्म में। अब उस बादल के फॉर्म में जो आंसर है उसको अपन कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक्चुअल आंसर में। तो मैं डिक्टेट करूंगा, आप लिखेंगे। पर फिर बेटा देखो, हर चीज को डिक्टेट करेंगे तो फिर बच्चा अपने आंसर खुद नहीं बना पाएगा। तो मैं बीच बीच में जब जब आप बोलोगे तब तब आपको डिक्टेट करूंगा कि इसको लिखते कैसे है ना। पर बादल बनाकर फिर मैं अपेक्षा करूंगा कि बच्चे अपने भाषा में उस आंसर को लिखें, जो अपनी लैंग्वेज होगी वो चलेगा। सर हमारा थोड़ा कुछ कच्चा पक्का ग्रामर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अगर अपना आंसर में ये कीवर्ड्स आ रहे हैं तो इंस्टीट्यूट को नंबर देने ही पड़ेंगे। और अपन इतने स्मार्ट है कि अपन कीवर्ड का ध्यान खींचने के लिए उनको और अंडरलाइन कर देंगे, तो उसको देखना ही पड़ेगा। तो भाई हमारी ग्रामर कोई प्लस माइनस भी हो रही हो कहीं छोटी मोटी, या अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं भी हो, तो हमको तो कीवर्ड्स के बेसिस पे नंबर मिलेंगे। पर हाँ, यूं नहीं बोल सकते बेटा कि ग्रामेटिकल मिस्टेक में नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि वो लैंग्वेज का पेपर है ना बच्चा। तो ऐसी सिचुएशन में नंबर अगर वो चाहे तो काट तो सकता है ना। चलो तो हम शुरू करते हैं भाई। हमारा कल का आंसर एक ड्राफ्ट करेंगे। व्हाट इज मैनेजमेंट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रैटेजी। भाई मैनेजमेंट क्या और वो स्ट्रैटेजी से किस तरह से अलग है। तो हम शुरू करें आंसर लिखना। चलो अब देखो, आंसर लिखने की भी एक तरकीब है, वो भी सुनो भाई। आंसर लिखने की तरकीब क्या है सर, मतलब आंसर को लिखने के लिए भी एक तरीका है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिससे कि आप आंसर कैसे लिखोगे उसका भी एक फॉर्मेट मैंने बनाया है। बहुत अच्छी अच्छी इस पे ओवर द इयर्स रिसर्च है जो तुमको जरूर काम आएगी। अब ये बनाओ एक बादल। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि भाई आंसर कैसे लिखना है वो भी पता करा जा सकता है अगर हम इस फॉर्मेट को फॉलो करें तो बोलो सर आंसर कैसे लिखेंगे। देखो, कोई भी क्वेश्चन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का होगा, उसमें आंसर लिखने की 5 स्टेप। बादल बनाओ, हाउ टू राइट आंसर्स ऑफ एसएम। और पहली स्टेप है इंट्रोडक्शन, परिचय दे दो। वो क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो किसके बारे में बात कर रहा है, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो। आप याद करो, लॉ के अंदर मैंने आपको एक कोडवर्ड सिखाया था बेटा, PACE, पेस। भाई सबसे पहले प्रोविजन लिखो, फिर उसके बाद एनालिसिस करो, फिर उसके बाद सी से कंक्लूजन करो, और ई से एग्जाम में नंबर पाओ। याद आ रहा है PACE। तो पी से पहले प्रोविजन लिखा तुमने, ए से फिर तुमने एनालिसिस लिखा, सी से तुमने कंक्लूजन करा, और एग्जाम पास करके तुम इंटर में पहुंच गए। अब यहां से मुझे तुमको फाइनल में पहुंचाना है। उसके लिए स्टेप नंबर 1, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सर इंट्रोडक्शन के नंबर मिलेंगे, देना ही पड़ेगा, अपन इतने स्मार्ट है, स्ट्रेटेजिक लोग हैं यार अपन। नंबर छीनेंगे उससे अपन हेडिंग्स बना बना के। स्टेप नंबर 2, डिस्क्रिप्शन लिखो। भाई कोई भी जो क्वेश्चन चल रहा है उसका डिस्क्रिप्शन होगा, कोई डायग्राम होगा, कुछ तो होगा बेटा उसके अंदर, वो डिस्क्रिप्शन डाल दो। उसके 1 नंबर मिलेंगे अलग से। डायग्राम बनाया जाएगा, डायग्राम के 1 नंबर मिलेंगे अलग से। तो कोशिश करेंगे जहां डायग्राम होगा वहां डायग्राम जरूर बनाएंगे। और चौथा, अगर उस क्वेश्चन में कोई बेनिफिट्स हैं, कोई लिमिटेशंस हैं, तो वो अपन जरूर लिखें। बेनिफिट्स आ गया, लिमिटेशन आ गया, कुछ इस तरह की कोई चीज आई तो वो भी जरूर लिखेंगे भाई। फिर उसके बाद में एग्जाम्पल, अगर कोई एग्जाम्पल आया भाई तो एग्जाम्पल या केस लिखना है। बस ये देखना है बच्चों की गलत ना हो जाए ना, कोई भी एग्जाम्पल या केस अपन लिखे तो हमको विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि वो गलत एग्जाम्पल या गलत केस नहीं होना चाहिए। क्या जनता मेरे साथ है बेटा? वेरी गुड। अब हम पहुंचते हैं हमारे आंसर पे जो हमने कल लिखा, और उसकी हम ड्राफ्टिंग बच्चों को सिखाते हैं कि एक्चुअली ड्राफ्ट करना कैसे है। तो चलो बच्चा ध्यान से देखो, है ना, बताते रहना, जैसे जो भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को बताने का, तो मैं उसका सोल्यूशन दूंगा बेटा आपको। चलो सर अब इसका आंसर लिखवा दो, तो हम समझ जाएंगे सर के आंसर की ड्राफ्टिंग कैसे करना है। ठीक है बेटा, देख अपने को कितने नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 हेडिंग डालनी है। दूसरा, ज्यादा लंबा लंबा नहीं लिखना बाबा,
क्योंकि लंबा लिखते हैं तो ऐसी सिचुएशन में नंबर और कट जाते हैं, क्योंकि पेपर पूरा ही नहीं कंप्लीट होता है हमसे। तो हमको तो टू द पॉइंट चलना है। तो चलो हेडिंग बनाओ। सबसे पहले लिखो मैनेजमेंट, क्योंकि देखो उसने बोला था कि व्हाट इज मैनेजमेंट, तो अपने को मैनेजमेंट समझाना है, तो लिखो मैनेजमेंट। कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना बच्चों, है ना, इंटरमीडिएट के लेवल पे अपन। मैनेजमेंट में देखो मैंने कौन से दो वर्ड डाले, इन्फ्लुएंस और लिखा है टू वेज, और उसके नीचे लिखा है कि मैनेजमेंट एक इन्फ्लुएंस प्रोसेस है, उसको दो तरीके से किया जाता है। पहले तुम की ग्रुप्स आइडेंटिफाई करो, कौन व्यक्ति क्या क्या काम कर रहा है। भाई जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग कर रहे हैं, नीचे अकाउंट वाले डिपार्टमेंट के अकाउंट कर रहे हैं, तो ये सब डिपार्टमेंट पहचानो। और दूसरा, इनको प्लानिंग दो, ऑर्गेनाइजिंग दो, स्टाफिंग दो, डायरेक्टिंग दो, कोऑर्डिनेशन दो, रिपोर्टिंग दो, और उनसे बजट बनवाओ। अब इसको मेरे बच्चों कुछ नहीं करना है, 4 लाइन में सब। पर टाइटल कैसा बनेगा, मैनेजमेंट। अब लिखो इसके अंदर, बहुत सरल इंग्लिश में लिखवाऊंगा, मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस। अब हिंदी वाले बच्चों, तुमको हिंदी में भी चलेगा लिखना, परंतु कीवर्ड्स को अंग्रेजी में लिखना अलाउड है। पर पूरा हिंदी लिखोगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे। मैनेजमेंट एक इन्फ्लुएंस की प्रक्रिया है। अब मैनेजमेंट इंग्लिश में आ रहा है, हिंदी वालों से बात कर रहा हूं। एक आ रहा है हिंदी में, इन्फ्लुएंस आ रहा है इंग्लिश में, की प्रक्रिया है। पर अगर मैं पूरी शुद्ध हिंदी बोलूं, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बहुत निपुण हूं बच्चों, आई स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, आई स्पीक वेरी गुड हिंदी, तो ये मेरी स्ट्रेंथ है। तो मैं अगर उसको बोलूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, मैनेजमेंट को बोलूंगा प्रबंध। प्रबंध एक प्रभाव की प्रक्रिया है। पर हो सकता है कि कोई हिंदी वाले बच्चे को ये शब्द लिखने, समझने, बोलने में दिक्कत आए, तो हम थोड़ी सी खिचड़ी भाषा का यूज करेंगे, ताकि कम से कम हिंदी वालों को ज्यादा तकलीफ ना हो। परंतु पूरी हिंदी बोलने के ज्यादा नंबर मिलेंगे हिंदी वाले बच्चों के, है ना। इंग्लिश वालों को तो प्योर इंग्लिश में लिखना है, तो लिखो भाई, मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक इन्फ्लुएंस की प्रक्रिया है, विच कैन बी डन इन टू वेज, जिसे दो तरीके से करा जा सकता है। विच कैन बी डन इन टू वेज, जिसे दो तरीके से करा जा सकता है। मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस विच कैन बी डन इन टू वेज। मैनेजमेंट एक इन्फ्लुएंस की प्रक्रिया है जिसे दो तरीके से करा जा सकता है। पहला सेंटेंस इंग्लिश बोलूंगा, दूसरा इंग्लिश बोलूंगा, इंग्लिश है ना, हिंदी इंग्लिश मिला के। अब नीचे करो फर्स्ट की ग्रुप। अब अपन ने बोल दिया दो तरीके से करा जा सकता है, तो अब अपन लिखेंगे की ग्रुप्स। अब की ग्रुप्स को की ग्रुप्स लिख दो। अच्छा होता अगर बोलते हैं आइडेंटिफाइंग की ग्रुप्स, पर अगर कोई बच्चे को बहुत तकलीफ आ रही तो की ग्रुप में भी काम चल जाए, क्योंकि अपन ने दो तरीके बता दिए। पर जो अच्छा लिख सकते हैं, लिखो आइडेंटिफाइंग की ग्रुप्स। प्रमुख ग्रुप को पहचानना, की ग्रुप्स, आइडेंटिफाइंग की ग्रुप्स। और उसके नीचे लिखो आइडेंटिफाइंग फंक्शंस। पहला वाला वन लिख दिया, आइडेंटिफाइंग की ग्रुप्स को पहचानना। उसके नीचे लिखो बेटा आइडेंटिफाइंग फंक्शंस, कार्य को पहचानना। थ्योरी अलग है ना बेटा, और अपन सब एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स वाले जो लोग होते हैं ना, अपने को शर्म नहीं करना। अपने को थोड़ा हिंदी इंग्लिश का दिक्कत रहता है, परंतु अपन न्यूमेरिकल में बहुत पावरफुल है। राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इनका एनालिटिकल माइंड है। तो अपनी कोर स्ट्रेंथ है न्यूमेरिकल, थोड़ी कमजोरी अपनी थ्योरी, पर हम काम करें। चलो आगे बढ़ जाओ। अब फंक्शन मेरे को पोस्ट कॉर्प है, एग्जामिनर को थोड़ी बताना है पीयूष भाई कि मेरे को पोस्ट कॉर्प से याद है, और ये तो मेरे अंदर का तुरुप का एक का है। मैं अपनी ताकत सामने वाले को दिखाऊंगा, कमजोरी थोड़ी दिखाऊंगा। तो अब मैं कौन से फंक्शन लिखूंगा, हाँ, तो अब ये पी से प्लानिंग नहीं, सीधे लिखो प्लानिंग। दैट इज, अपन ने बोला बोला फंक्शंस, और फंक्शंस के आगे करके लिखो प्लानिंग, फिर कॉमा करो। ऑर्गेनाइजिंग, वेरी गुड। हिंदी वाले बच्चे प्लानिंग नियोजन, ऑर्गेनाइजिंग संगठन, तेजी से लिखते जाओ। स्टाफिंग, हिंदी में स्टाफ ही आता है, स्टाफिंग हिंदी में स्टाफ आता है। कॉमा, डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब निर्देशन। सीओ, कोऑर्डिनेशन समन्वय, सीओ कोऑर्डिनेशन समन्वय। आर से रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग का हिंदी वर्ड रिपोर्टिंग ही होता है। और कॉमा करके बी से बजटिंग। हाँ, मंजूर है बच्चों, ठीक। हो सकता है तुम्हारी थ्योरी बहुत अच्छी हो बच्चों, तो तुम पर ये बात लागू नहीं होती। तुम तो बढ़िया मॉड्यूल पढ़ो, तुम तो मैंने जो नोट्स दिए वो पढ़ो,
दोनों को मिलाओ और बढ़िया आंसर लिखो। परंतु कम से कम इतना तो लिखना पड़ेगा, वो बच्चा जो भले थ्योरी में कमजोर, जैसे सजल, मैं तो सब बच्चों को फाउंडेशन के जमाने से जानता हूँ, उसका एनालिटिकल माइंड है तो उसकी कोर स्ट्रेंथ है एफएम अकाउंट, ये सब कोर स्ट्रेंथ है। किसी की कोर स्ट्रेंथ टैक्स की आएगी, किसी की कोर स्ट्रेंथ थ्योरी की आएगी। तो अपने को कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं देनी तो भैया, हम नहीं है सीए तो नहीं है, अपन कौन है, अपन इंजीनियर, अपन कौन है एमबीए, इसलिए अपन मैथ स्टैट्स पढ़ाते हैं, और इसलिए एमबीए इसलिए अपन मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, दैट्स ऑल। बाकी के अपने को नहीं आता, बाकी के अपने से ज्यादा अच्छे टीचर वो पढ़ाएंगे। तो वैसे ही जब आप एग्जाम के अंदर रहोगे तो आपको पता है कि मेरा कोर पेपर, इसमें मैं नंबर जम के ठोकूंगा जिससे मेरा एग्रीगेट बनेगा। और जो पेपर भैया कमजोर है हम इतना कर लेंगे कि हम आसानी से उससे निकल जाए ना। ज्यादा खुद का शोषण करने की कोई जरूरत नहीं, बढ़ जाओ। अब तुम, हाँ बोल बेटा। बस मेरे नोट्स पूरे मॉड्यूल से बने हुए बच्चा, बहुत मेहनत से पूरे मॉड्यूल की एक एक लाइन को पढ़ के उसमें से कीवर्ड्स निकाल के कलर करके मैंने नोट्स दिए। हर कलर का कुछ इंपॉर्टेंस है, तो तुम्हारी मेहनत मैं सब कर चुका हूँ। बस तुमको ये करना है जो बोलते जाओ। अब आगे बढ़ जाओ। अब स्ट्रैटेजी पे सब बच्चे मिलके आगे बढ़ते हैं। अब मेरी अगली हेडिंग आ रही स्ट्रैटेजी, क्योंकि उसने बोला है व्हाट इज मैनेजमेंट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रैटेजी, मैनेजमेंट क्या और स्ट्रैटेजी से वो किस तरह अलग है। अब स्ट्रैटेजी पे जाओ। अब बोलो आखिर स्ट्रैटेजी के अंदर अपने को एक कोटेशन से शुरू करना चाहिए ना, इससे थोड़ा इम्पैक्ट आता है, थोड़ा डायलॉग वायलॉग बढ़िया होने चाहिए यार, लेवल लगना चाहिए अपना भी। तो अपन एक कोटेशन डाल दो, कौन सा, अ कंपनी विदाउट स्ट्रैटेजी इज विलिंग टू ट्राई एवरीथिंग। और दो चार बार पढ़ो तो ऐसे ही याद हो जाता है यार, मैं इतनी बार बोलूंगा कि तुमको यही क्लास में याद हो जाएगा। तो लिखो अगला सेंटेंस, स्ट्रेटेजी का हेडिंग बनाए और उसके नीचे लिखो कंपनी विलिंग, अ कंपनी विदाउट स्ट्रेटेजी इज विलिंग टू ट्राई एनीथिंग। एक कंपनी जिसके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है वो कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। अब ये किसने बोला है, अगर तुम ये लिख दो तो एग्जामिनर को मजा आ जाएगा, माइकल पोर्टर। तो थोड़ा याद करना है, थोड़ा मन से लिखना है, मिक्स एंड मैच। हाँ, तो लिखो बेटा, अ कंपनी विदाउट स्ट्रेटेजी इज विलिंग टू ट्राई एनीथिंग। एक कंपनी जिसकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है वो हर कुछ करने के लिए तैयार रहती है, जो वो हर चीज करने के लिए तैयार रहती। पक्का। बढ़ो आगे, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ध्यान से, अब मेरे पास इतने सारे कीवर्ड्स हैं यार, उनका मैं क्या करूं, क्या कोई बच्चा मुझे मदद कर सकता है, मैं क्या करूं। प्रीत सीम्स टू बी गुड इन थ्योरी, यस प्रीत बोल बच्चा, क्या करें। देखा है, बस ऐसे बता दे मैं क्या करूं, इनको इन वर्ड्स को मैं ऐसे लिख दूं क्या। देखो अगर मेरी बहुत हालत खराब है, अगर मेरे को बिल्कुल अंग्रेजी से बहुत डर लगता है और मैं सिर्फ याद करके पास होना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा कि स्ट्रेटेजी हैज फॉलोइंग फीचर्स। बहुत स्मार्ट काम करना है, अपन स्ट्रेटेजिस्ट लोग हैं बेटा, मेरा पूरा जीवन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे चलता है। तो मैं किसी भी परिस्थिति में फंसू, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता हूँ बाहर निकलने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में तुम बिल्कुल मत घबराओ, तुम भी निकल जाओगे बाहर। तो तुम इसमें अगर तुमको कुछ नहीं आता और तुम्हारी याददाश्त अच्छी, तो चार बार रीडिंग लगाओगे तो 8-10 वर्ड में से 5-6 तो याद हो ही जाएंगे ना तुमको। तो तुम क्या करोगे, तुम स्टाइल बदल दोगे, तुम बोलोगे कि भाई साहब अ कंपनी स्ट्रेटेजी हैज फॉलोइंग फीचर्स, और धड़ 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 जो वर्ड लिखे वही वाले वर्ड लिख कर आ जाओगे। पर अगर तुम्हारी अंग्रेजी थोड़ी अच्छी है या बहुत अच्छी है प्रीत जैसी, तो उसने इन सबको सेंटेंस में बना के पैराग्राफ बना दिया। सब लोग अपनी अपनी स्टाइल से चलो लिखेंगे, वही कंटेंट, नंबर भी मिलेंगे। तो अब लिखते हैं थोड़ा सा सेंटेंस। हाँ, लिखो बेटा, स्ट्रैटेजी इज लाइक अ वॉर एंड डिसेप्शन ऑफ एनी। छोटे छोटे सेंटेंस बना बना के लिख रहा हूं। स्ट्रैटेजी युद्ध और दुश्मनों से बचने का तरीका है। स्ट्रैटेजी इज लाइक अ वॉर एंड डिसेप्शन ऑफ एनिमी। स्ट्रैटेजी युद्ध और दुश्मनों से बचने का तरीका है। बाहुबली में याद आ रहा है, उनने सबको मारने के लिए एक सीन याद करो जिसके अंदर एक चादर आती है और चादर आकर पूरी आर्मी के ऊपर गिर जाती है। फिर उसमें से कोई एक व्यक्ति उसको सूंघता है, अरे तो इसमें से तो पेट्रोल की बदबू आ रही, कुछ याद आ रहा है बाहुबली का वो शॉट आपको। तब अपना बाहुबली जो है वो वहां से एक तीर लेता है और आग भरा हुआ तीर उस चादर में डालता है। इतनी बड़ी चादर होती है कि सेना को पूरा लपट लेती है, और उधर से एक तीर आता है और पूरी सेना जलकर राख हो जाती है। क्या ये स्ट्रैटेजी नहीं है। अब इतना देखते हैं अपन पिक्चरों में, बॉलीवुड में, सब जगह।
और ये तो फालतू सब्जेक्ट है, एकदम मस्ती में एंजॉय करके पढ़ने वाला। तो लिखो, स्ट्रेटेजी इज लाइक अ वॉर एंड डिसेप्शन ऑफ एनिमी। स्ट्रेटेजी युद्ध और दुश्मनों से लड़ने का तरीका है, बचने का तरीका है, फुल स्टॉप। अब हॉस्टाइल वर्ड आया, इट इज यूज टू फाइट हॉस्टाइल एनवायरमेंट। इट, अब सेकेंड पॉइंट को मैं लिख रहा हूं, इट इज यूज टू फाइट एन हॉस्टाइल एनवायरमेंट। ये अमित्रवत वातावरण से बचाता है। इट इज यूज टू फाइट हॉस्टाइल एनवायरमेंट। ये अमित्रवत वातावरण से बचाता है। तीसरे पे जाऊं, स्ट्रैटेजी हेल्प्स, स्ट्रैटेजी अचीव्स मिशंस एंड गोल। बार बार एक ही वर्ड नहीं यूज करना, हेल्प हेल्प हेल्प। स्ट्रैटेजी अचीव्स मिशंस एंड गोल्स। रणनीति मिशन और गोल प्राप्त करवाती है। हिंदी वाला प्योर हिंदी में चलने दो। अब मैं 3D थोड़ी वर्ड बोलूंगा यार। 3D बोल दूंगा तो मेरी अंदर की स्टाइल उसको पता चल जाएगी। मैं अपनी कमजोरी नहीं दिखाता हूं भैया, मैं सिर्फ अपनी ताकत दिखाता हूं। तो फिर मैं क्या लिखूंगा, 3D क्यों लिखूं मैं। अब मैं सेंटेंस बनाऊंगा, इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग डिजायर्ड इमेज, ये वांछित छवि, दिशा और गंतव्य तक पहुंचाती है। मैंने कहा था मैं बहुत शुद्ध हिंदी बोलता हूं। देखा, देखा, वो तूने तो बहुत ही अच्छा लिखा है बिटिया। उसने तो पूरा मॉड्यूल ही छाप दिया, इट गिव्स अ ब्लूप्रिंट डिजायर्ड इमेज। अब वो है यार, अपन नहीं है तो अपन जैसे हैं अपन उस हिसाब से भी चल सकते हैं। कंपेयर करेंगे तो दिक्कत होगी। हाँ वापस से बेटा, इट हेल्प्स इन अचीविंग डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। स्क्रीन पे देखते जाओ। पर हर क्वेश्चन का डिक्टेशन मत लेना यार बेटा, धीरे धीरे तुम लिखना सीखोगे। मैं चाहता हूं तुम लिखो अपने। इट हेल्प्स इन अचीविंग डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। चलो अब स्वॉट को लेकर क्या वर्ड बना सकते हैं, बोलो। स्वॉट, स्वॉट करने से स्ट्रेटेजी अच्छी बनती है ना। ये मतलब पहले हिंदी में सोचने का, स्वॉट करने से स्ट्रेटेजी अच्छी बनती है ना। तो स्वॉट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग स्ट्रेटेजी। तो जी, अब स्वॉट के ब्रैकेट में उसका फुल फॉर्म लिख लो, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। स्वॉट करने से स्ट्रेटेजी अच्छी बनती है। पर स्वॉट बेटा है ना, एक्चुअली प्रीत, स्वॉट इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स स्ट्रेटेजी। तो मुझे अपनी ताकत पता होनी चाहिए, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। स्वॉट करने से, स्वॉट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग स्ट्रेटेजी, स्वॉट करने से स्ट्रेटेजी बेहतर बनती है। हाँ मतलब ऐसा, स्वॉट इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ स्ट्रेटेजी। यू फर्स्ट प्रिपेयर स्वॉट एंड देन यू प्रिपेयर। हाँ ये सेंटेंस, तो क्या करेगा बेटा, वो ये सेंटेंस पे क्रॉस मार के नंबर काट ले। हाँ, स्वॉट से स्ट्रेटेजी बनती है, स्ट्रेटेजी बनाने से स्वॉट नहीं बनता बच्चों। देखो मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं तुमको बहुत ईमानदारी से बताता हूँ। मेरे जैसा व्यक्ति सफल हो सकता है तो कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है। अपने ग्राउंड के अलावा दूसरे ग्राउंड में मैं उतर के सफल हो रहा हूँ। मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ, मेरी वीकनेस है। मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, नहीं मेरी वीकनेस है। मेरी वीकनेस है कि मैं कॉमर्स का ही आदमी नहीं, तो साइंस का आदमी। अब साइंस की स्ट्रेंथ चेक करो, साइंस वाला बहुत एनालिटिकल होता है, वो नंबर से खेलना जानता है। मेरे को पता है मेरी ताकत क्या है। और मैंने मैनेजमेंट करके रखा है तो मैनेजमेंट भी मुझे पता है। और मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करके आऊं तो मुझे कॉर्पोरेट्स के रूप में काम करना है, जो मेरी स्ट्रेंथ है। मेरी अपॉर्चुनिटी मुझे साफ दिखा कि भाई इस लाइन के अंदर सीए में तो कोई इंजीनियर ही नहीं है, तो सीए ही अगर मैथ्स पढ़ाएगा तो मुझे पता है कि वो कैसा मैथ्स पढ़ाएगा। तो यहाँ मेरे को एक अपॉर्चुनिटी, इस लाइन में घुस गया। और फिर मेरे को अपॉर्चुनिटी थी कि मैनेजमेंट सब्जेक्ट में, तो वहां घुस गया। थ्रेड्स भी हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, वो नेगेटिव बोलते हैं मेरे बारे में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले बोलते थे, अभी भी बोलते हैं, पर इतने साल से लगातार परफॉर्म कर रहा हूं तो अब लोगों ने बोलना बंद कर। तो ये रहा मेरा सिंपल सा स्वॉट एनालिसिस। तुमको अपना भी स्वॉट बनाना है ना बेटा, तो इनमें बड़ा काम करना है ना। बड़ा मतलब इतना बड़ा कि 100 करोड़ जितना काम। छोटा मोटा चंद लाख में अपने आप को छोटा नहीं करना। आप अपने जीवन में अपेक्षाओं जितने बड़े बनोगे,
सीमित इच्छाओं जितने छोटे बनोगे, विल बिकम एज लार्ज एज योर डोमिनेंट एस्पिरेशन एंड एज स्मॉल एज योर कंट्रोलिंग डिजायर्स। और ये सब तय कब होगा? क्लासरूम में। सर मेरे को तो बस पास होना है, तो गिरते पड़ते पास ही होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि तूने अपने दिमाग में ही प्रोग्रामिंग ऐसी करी, प्रकृति हमेशा तथास्तु मोड में रहती, बोल रही तथास्तु, बस तू पास हो जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सर मेरे को आई आर चाहिए, उसके नीचे कुछ भी नहीं चलता है, तथास्तु। चलो आगे बढ़ो। अब टू डू, टू गो, टू बी को कैसे लिखूं? अब यहां तो मैं ट्राइंगल बनाऊंगा भाई साहब, कृष्णाज मैनेजमेंट है ये तो। अब यहां लिखेंगे स्ट्रैटेजी इज डेवलप्ड एट ऑल थ्री लेवल्स। अब देखो पांचवा पॉइंट, स्ट्रैटेजी इज डेवलप्ड एट ऑल थ्री लेवल्स। स्ट्रैटेजी हर तीनों स्तर पर बनाई जाती है। अब तुमको एक ट्राइंगल बनाना चाहिए, छोटा सा डायग्राम। अब सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ये रहा ट्राइंगल। ठीक है, स्ट्रैटेजी इज यूज्ड एट ऑल थ्री लेवल्स। स्ट्रैटेजी तीनों स्तर पर उपयोग की जाती है। अब कुछ नहीं समझाना है, अब सबसे नीचे वाले पर आएगा टू डू। सबसे छोटे लेवल का आदमी सिर्फ काम करने में विश्वास करता है, जो तुमको मैं जीवन में कभी नहीं केवल तीसरे लेवल पे रखना चाहूंगा। टू डू। उससे ऊपर के लेवल का आदमी होता है जो ये जानता है कि वो काम करने से वो कहां पहुंचेगा, तो लिखो टू गो। और सबसे ऊपर के लेवल का व्यक्ति तुम्हारे मेरे जैसा ये भी जानता है जहां वो पहुंचेगा उससे वो बनेगा क्या है। टू डू क्लास अटेंड करना, टू गो टी एंटर पार करके अब फाइनल में पहुंचना है जल्दी से, दोनों ग्रुप एक साथ करके। और टू बी चार्टर्ड अकाउंट। सर मैं एग्जांपल लिखूं, नो फालतू बातें, नो फालतू स्टफ। तो लिखने जाएगा, गलत लिख देगा, नंबर कटेंगे, पेपर में टाइम ही नहीं बचेगा, पेपर ही छूट जाएगा। मेरे को सिर्फ 9 मिनट मिलते हैं एक क्वेश्चन, जिसमें पूरा सोचना है और लिखना है। आगे बढ़, छठा पॉइंट आ रहा है, स्ट्रैटेजी इज अ मीन्स टू एन एंड। स्ट्रैटेजी साध्य तक पहुंचने का साधन है। साध्य मतलब जहां पहुंच रहे हैं, साधन मतलब जो रास्ते से पहुंच। स्ट्रैटेजी इज मीन्स टू एन एंड। इंग्लिश आसान हो, हिंदी बहुत कठिन है भाई। ये जो मैं बोल रहा हूँ किसी को हिंदी समझ में आ रही है? रणनीति साध्य तक पहुंचने का साधन है, फिर क्यों हिंदी से चिपक के बैठे हो? फटाफट अंग्रेजी में। ठीक है सर। सर आगे बीसीए लिख रहा है, मेरा दिल कर रहा है बीसीए लिख दूं। नहीं, हम अपनी कमजोरी किसी को नहीं दिखाते, हम सिर्फ अपनी ताकत दिखाते हैं दुनिया को। अब बीसीए को, अब इसको कैपिटल कर देंगे सजल, ये अपना कोर पॉइंट है, इसके नंबर चाहिए मेरे को। तो अपन बोलेंगे स्ट्रैटेजी डेवलप्स बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। साला कैपिटल में लिखना है और अंडरलाइन भी करना है उसके लिए। स्ट्रैटेजी डेवलप्स बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। स्ट्रैटेजी डेवलप्स बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और आखिरी बहुत अच्छी लाइन है, स्ट्रैटेजी इज अ नो सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। न पूरा मॉड्यूल पढ़ना है, न पूरा आपको कुछ माथापच्ची करनी है, इतना सा भी याद करके गए, काम हो जाएगा। हाँ आगे सोचो क्या है, अगर तुमने मॉड्यूल की रीडिंग लगाई है कल घर जाके और अपनी बुकलेट का वो लाइन पढ़ी है, तो कल अपन ने पढ़ा था स्ट्रैटेजी इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजी इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजी मजबूत, जिम्मेदार और सतर्क प्रबंध की विकल्प नहीं होती। साउंड अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट, रणनीति मजबूत, साउंड अलर्ट सतर्क और रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार प्रबंध की विकल्प नहीं होती। स्ट्रैटेजी इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल। अब बेटा तेरे 3 हेडिंग हो गए, अब तुझे एक बढ़िया चीज लिखनी चाहिए। विलियम ग्लुइक का एक लाइन आ रही है इस, हाँ विलियम ग्लुइक ने बोला था सर मैं 2 बातें बोलूंगा, मैंने कहा तीसरी मेरा छोरा सुनेगा नहीं, जेंजी है ये, ज्यादा नहीं सुनती है, टू द पॉइंट बात करो आप। तो बोले ठीक है सर मैं 2 बातें बता दूं।
दो ही बताना। तो लिखो, अकॉर्डिंग टू विलियम ग्लुइक, स्ट्रेटेजी इज एन इंटीग्रेटेड प्लान फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव। According to William Gluick, strategy is an integrated plan to achieve objective. विलियम ग्लुइक के अनुसार स्ट्रैटेजी एक इंटीग्रेटेड प्लान है, समयोजित प्रबंधन। कितना कठिन लगेगा, इंटीग्रेटेड प्लान। अकॉर्डिंग टू विलियम ग्लुइक, स्ट्रैटेजी इज एन इंटीग्रेटेड प्लान फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव। विलियम ग्लुइक के अनुसार, अब जैसे कोई बात नहीं, पढ़े रहिए। विलियम ग्लुइक के अनुसार, अब जैसे विलियम ग्लुइक ने जो बोला उसको तुमने छेड़ दिया तो नंबर कट जाएंगे। विलियम ग्लुइक ने बोला इंटीग्रेटेड प्लान है, तो अकॉर्डिंग टू विलियम ग्लुइक, स्ट्रेटेजी इज एन इंटीग्रेटेड प्लान टू अचीव ऑब्जेक्टिव। अब इसको शुद्ध हिंदी में तो लिखा जा सकता है, विलियम ग्लुइक के अनुसार रणनीति एक समयोजित प्रबंधन है, पर बहुत माथा घूम जाएगा, तो इंटीग्रेटेड प्लान है। विलियम ग्लुइक के अनुसार स्ट्रेटेजी एक इंटीग्रेटेड प्लान है जिससे ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं, जिससे ऑब्जेक्टिव प्राप्त होते हैं। बड़े बेटा आगे 3 हेडिंग हो गए। मजे की बात है, तुमको एसएम पास करना है तो तेरे पास एग्जाम में जो 40 क्वेश्चन आते हैं उसके पूरे आंसर बने हुए, तुम फेल हो ही नहीं सकते। पर ऐसा करूंगा ना, बोलेगा अरे यार मैंने एसएम नहीं पढ़ाया, मैंने सिर्फ बच्चों को आंसर याद करवा के उनको पास कर, फिर तुम लाइफ में इसको यूज, पास जरूर हो जाओ, पर एक्चुअल फील नहीं आएगा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो मुझे अच्छे से पढ़ाना भी है बेटा, बादल भी बनाना है, और जब तुम बोलोगे कि सर हम इसका आंसर नहीं लिख पा रहे, मैं लिखवा भी दूंगा, उसकी भी चिंता। हाँ, पर थोड़ी सी मेहनत तुमको भी करना है बेटा, कि मैंने बादल बनाया, अब उसके छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ, और वो सेंटेंस बनाकर मुझसे कॉपी चेक कराओ। तो शुरुआत का तुम आंसर देखना, जो तुम लिखोगे वो इधर उधर जाएगा, पर तुम जब 40वां आंसर लिख रहे होगे मेरे साथ आखिरी लेक्चर में, अरे मजा आ जाएगा। आप खुद के आंसर पढ़ोगे और बोलोगे यार अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट समझ में भी आ गया, यूज भी करना आ रहा है, आंसर भी लिखना आ रहा है। वो मैं चाह, है ना। बाकी फेल होने की कोई गुंजाइश नहीं है, तुम बिल्कुल चिंता मत, आगे बढ़ो। लिखो जी। हाँ जी बेटा, सबमिट कर दे। थोड़ा बहुत शुरुआत का लिख देना यार, इट हैज फॉलोइंग फीचर्स, फिर क्या सजल, अगर पूरे ही पॉइंट लिखेंगे पता चल जाएगा, वो अपनी कमजोरी पता चल जाएगी एग्जामिनर को भी, अरे यार इस बच्चे को सेंटेंस नहीं बनाने आते, पॉइंट लिखता है। फिर वो पहले आंसर में तो नंबर दे देगा, पर दूसरे तीसरे आंसर में समझ जाएगा। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोलता है अपनी कमजोरी तो ना, इसलिए थोड़ा कभी पॉइंट कभी सेंटेंस, कभी सेंटेंस कभी पॉइंट, ऐसे बना के निकल, मत चिंता। चलो अब थर्ड पर जाओ, ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। इसका नाम अपने मॉड्यूल में तो जिक्र नहीं है बेटा, पर चूंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इतने साल काम किया, देखा, समझा, तो तुमको भी मजा आएगा, कुछ नई चीजें भी सीखते जाओ। ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, जहां बेटा सब लोग खूनम खून करते हैं, तलवार चलाते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं, उसको बोलते हैं रेड ओशन। पर ब्लू ओशन वो होता है जहां पर तुम्हारे पास पूरा नीला समुद्र खाली पड़ा रहता है, और उस नीले समुद्र में तुम प्रवेश करके हाई मार्जिन्स पर बड़ा बिजनेस कर, तो तुमको अपनी रणभूमि तय करनी पड़ेगी। रेड ओशन में लड़ोगे कि तुम ब्लू ओशन में। ब्लू ओशन का मतलब होता है नए स्ट्रीम्स, नए एरियाज जिसमें कभी किसी का नहीं है, वहां एंटर करो। और जियो मोटा भाई कितना बढ़िया था, मोटा भाई ने जियो शुरू करा, जियो टेलीकॉम। और जियो टेलीकॉम जब शुरू करा तो उन्होंने ब्रॉडबैंड बिछा दिए, ऑप्टिक फाइबर केबल समुद्र के नीचे से लेकर जा रहे हैं, और लोग कॉलिंग के पैसा मांग रहे हैं। और मोटा भाई ने क्या बोला, मैं तुमसे कॉलिंग के पैसे नहीं मांगूंगा, कॉलिंग तो फ्री होगी, तुम तो सिर्फ मेरे को डेटा के पैसे। तो सब कंपनी, एयरटेल सरवाइव कर रही है, बाकी हच हो गई, वोडाफोन हो गई, क्या क्या कंपनियां थी, सब कंपनी खत्म हो गई। कितना दिमागी आदमी है मोटा भाई मुकेश अंबानी, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करी, ब्लू ओशन। तो अब लिखो थर्ड पे क्या लिखोगे, इसी में एग्जाम्पल, जियो यूज्ड ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। अब अपने को समझाना ही नहीं है, एग्जामिनर की औकात है तो समझ जाए, अगर उसने ये वर्ड ही नहीं सुना है तो जाए भाड़ में, हम क्या करें। तुम्हारे कॉपी चेक करने वाले व्यक्ति को पता ही नहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है। जियो यूज्ड ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, तो भी सर्च करने दो एग्जामिनर को जाके गूगल पे कि ब्लू ओशन पे, और फिर बेटा तू नंबर दे हमको अगर तेरे को समझ।
ऐसा हर जगह अपन हेकड़ी नहीं दिखाते, पर कभी कभी तो दिखाना पड़ेगा ना यार, पावर। ठीक है, ऐसा। और बहुत सिंपल है, तुम चिंता मत करो, आपको पता है टू ओशन स्ट्रेटेजी। अब भाई काम खत्म हो गया, 4 में हमारा पेट्रोल खत्म हो गया, क्या हमने मैनेजमेंट बता दिया, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेटेजी हो गया। अब नीचे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, मजा आ जाए, क्योंकि स्ट्रेटेजी और मैनेजमेंट की बात हुई है, पूछा तो नहीं है उसने, पर ऐसा दिल कर रहा है कि लिखना चाहिए कि अगर स्ट्रेटेजी और मैनेजमेंट दोनों को मिला दोगे तो स्ट्रेटेजिक बनेगा। और पीटर ड्रकर ने बोला है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नॉट अ बॉक्स ऑफ ट्रिक्स, नीदर अ बंडल ऑफ टेक्निक्स, नॉट अ बॉक्स ऑफ ट्रिक्स, नीदर अ बंडल ऑफ टेक्निक, बट इट इज एनालिटिकल थिंकिंग एंड कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज टू द एक्शन। लिखो एज पर पीटर ड्रकर। अब ये पूरा सेंटेंस तुमको एज इट इज लिखो। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज नॉट अ बॉक्स ऑफ ट्रिक्स, neither a bundle of techniques, but analytical thinking and commitment of resources to simply। बस छोटे मोटे प्रिपोजिशंस डालने पड़ते हैं आगे पीछे, कंजक्शन प्रिपोजिशन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज नॉट अ बॉक्स ऑफ ट्रिक्स, नीदर अ बंडल ऑफ टेक्निक्स, पहले इंग्लिश वाले, नीदर अ बॉक्स ऑफ ट्रिक्स, नॉट अ बॉक्स ऑफ ट्रिक्स, नीदर अ बंडल ऑफ टेक्निक्स, बट एनालिटिकल थिंकिंग एंड कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज टू द। पीटर ड्रकर ने कहा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बॉक्स ऑफ ट्रिक्स नहीं है, बंडल ऑफ टेक्निक्स नहीं है। मतलब देखो, बॉक्स ऑफ ट्रिक्स इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं, बाकी नहीं है हिंदी में। बंडल ऑफ टेक्निक नहीं है केवल हिंदी वाले बच्चों। अपितु, अपितु मतलब परंतु, पर क्या है वो, यह एनालिटिकल थिंकिंग है, एनालिटिकल थिंकिंग और कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज टू द। ठीक है बेटा, थोड़ी मेहनत लगेगी, करोगे ना मेरे साथ में, हाँ। केवल एफ एम अकाउंट अकाउंट जो अच्छा लगता है अपने को, टैक्स टैक्स ना बेटा, बहुत सारी थ्योरी आती है ना बेटा, सीए इंटर में, फाइनल में भी इतनी थ्योरी आती है ना बच्चों। और अपन अब जीवन में आखिरी बार मिल रहे हैं किसी सब्जेक्ट को लेकर, तो ऐसी सिचुएशन में जो मेरा बेस्ट है मैं तुमको दूंगा, बस तुम मैं, हाँ, ताकि इन सब को लेकर जब हम फाइनल में पहुंचे तो हम थ्योरी अच्छे से पेपर को पार करके। क्या मैं स्क्रीन हटाऊं बेटा? अब इसी तरह लगे रहो, चिंता नहीं करना, बहुत अच्छा होगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ठीक है सर, अब बोलो जी। अब बेटा बस, अब अपन गेम को आगे बढ़ाते हैं, और अब ध्यान से देखते हैं आगे का सब। ठीक है, तो चलो सर, अब आज क्या पढ़ाने वाले हो आप बताओ। ये तो आपने कल की बात को पूरा रिवाइज कर। अब मेरे बेटा, अब यहां से हमारा IMP 1 शुरू हो रहा है। अब तुमको रोज मेरे लिए एक एक आंसर लिखना पड़ेंगे दोस्त, तो ही मजा आएगा, है ना, एक एक दो दो क्वेश्चन की रफ्तार से हम चलेंगे। मात्र 40 दिन, 1.5 घंटा डेली, और 40 डेज में हमारा SM का सिलेबस खत्म। दिवाली की छुट्टी के पहले हमारा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट होगा, हर चैप्टर का आखिरी दिन जब मैं तुमको स्कैनर कराऊंगा और केस स्टडीज जो एग्जाम में आती वो तुम्हारे साथ डिस्कस। हाँ, चलो। स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव। और ये QR कोड है, इसको जैसे ही स्कैन करोगे तो मेरा वीडियो चालू हो जाएगा। जब घर पे कभी बैठ के तुमको रिवीजन करना है और तुम चाहते हो कि यार मैं कहाँ जाके ये सब वीडियो को देखूं, तो बहुत हाईटेक तरीके से सारी चीजें तुम्हारे सामने, आप स्कैन करो तो मैं तुमको समझाते हुए मोबाइल में वीडियो में दिखूं ना। कॉपी में जाओगे तो आंसर के बादल बने हुए रहेंगे, और बुक्स में जाओगे तो सब हाईलाइट करा हुआ रहे, सब कुछ है। तो स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। तुमको क्या लगता है बेटा कि स्ट्रेटेजी सब हमेशा पहले से ही बना के रखते हैं प्रोएक्टिव, या स्ट्रेटेजी रिएक्टिव जब जैसी परिस्थिति बनती है तब बनानी भी पड़ती है? क्या लगता है? दोनों है ना बेटा, प्रोएक्टिव तो नहीं है ना। प्रोएक्टिव का मतलब होता है यार पहले से ही स्ट्रेटेजी बना के रखो, अरे यार परिस्थितियां बदलेंगी तो मेरे को फिर स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी ना। और रिएक्टिव तो होता है जब जैसी परिस्थिति बने वैसा हम करेंगे। तो स्ट्रेटेजी न केवल प्रोएक्टिव है न केवल रिएक्टिव है, वो प्रोएक्टिव और रिएक्टिव का कॉम्बिनेशन है। हर चैप्टर में तुमको 5 IMP क्वेश्चन दूंगा, जो आखिरी चैप्टर होगा उसके अंदर 10 IMP क्वेश्चन। तो ऐसे कुल मिला के 50 क्वेश्चन बनेंगे, है ना, छोटे बड़े सब मिलाकर। हर सब्जेक्ट हर चैप्टर के साथ में कुछ कुछ क्वेश्चन हम IMP लिखेंगे,
ये आईएमपी क्वेश्चन नंबर 1 है। याद करो बच्चों, 40-50 क्वेश्चन में समेट देंगे हम। क्या तुमको याद है प्रोबेबिलिटी मैंने तुमको 10 आईएमपी क्वेश्चन दिए थे, याद करो। क्या तुमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में याद है 15 आईएमपी क्वेश्चन थे, 5 बाइनोमियल, 5 पॉइजन, 5 नॉर्मल। तो उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव भी है और स्ट्रैटेजी रिएक्टिव भी। प्रोएक्टिव का मतलब होता है जो पहले से मैंने प्लान करके रखी, उसको बोलते हैं इंटेंडेड स्ट्रैटेजी। वर्ड बोलो मेरे साथ में, इंटेंडेड स्ट्रैटेजी। और रिएक्टिव का मतलब होता है एडेप्टिव स्ट्रैटेजी, परिस्थिति के साथ में एडेप्ट होते जाना, ढलते चले जाना। तो ये प्रोएक्टिव भी है और ये रिएक्टिव भी है। क्या तुम सहमत हो मेरे साथ में? वेरी गुड। अच्छा, प्रोएक्टिव जो है वो प्री प्लान्ड होती है, जिनकी मैं प्लानिंग पहले से करके आता हूँ। तो प्रोएक्टिव को समझाने के लिए दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक है इंटेंडेड वर्ड, भूलना नहीं, और दूसरा वर्ड है जो पहले से प्लान करा हुआ है। और रिएक्टिव के लिए दो वर्ड है, एक है एडेप्टिव और एक है एज पर द रिएक्शन। और जैसी परिस्थिति होगी वैसा मैं रिएक्ट करूं। तो वापस से रिपीट करते हैं, स्ट्रेटेजी कैसी होती है, प्रोएक्टिव भी और रिएक्टिव भी। प्रोएक्टिव को समझाने के लिए दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, पहला इंटेंडेड, स्पेलिंग गलत नहीं लिखना, और दूसरा वर्ड क्या है, प्री प्लान, जो पहले से प्लानिंग करके हम रखते हैं। कॉर्पोरेट एग्जांपल दूंगा मैं। और दूसरा स्ट्रेटेजी रिएक्टिव भी है। रिएक्टिव का मतलब होता है, एक वर्ड कौन सा है, एडेप्टिव, परिस्थिति में एडेप्ट होते चले जाओ। और दूसरा वर्ड कौन सा है, दूसरा है एज पर द रिएक्शन, जैसी परिस्थिति बनेगी मैं रिएक्ट करूं। फॉर एग्जाम्पल, जंगल में मैं गया, फालतू से एग्जाम्पल है पर समझने के लिए अच्छा है। जंगल में मैं गया तो प्रोएक्टिव भी है। अभी मोदी जी कल जाकर कल मिले तो देखो कितना बढ़िया, ट्रम्प को कैसा करारा जवाब दे रहे हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। उधर रशिया का बिल्कुल बैठा है पुतिन, उधर शी बैठा हुआ है अपना चाइना का, और ये इंडिया, रशिया, चाइना, ये तीनों मिल रहे हैं और फोटो खींचकर मोदी जी की ये सारी जानकारी जा रही है ट्रम्प के पास में। तो ट्रम्प तो बहुत चतरा आदमी है, तो बार बार पलटी मारता है, वो पूरा रिएक्टिव पे चलता है, प्रोएक्टिव पे नहीं चलता है। मोदी जी प्रोएक्टिव भी है और रिएक्टिव भी है। ट्रम्प तो पगला है, फटाफट रिएक्टिव रिएक्टिव स्ट्रेटेजी, कभी भी कुछ भी बोलते रहने का। तो अब ये सब इंफॉर्मेशन जब वहां जाती है तो फिर अमेरिका के सुर थोड़े ठंडे हो जाते हैं। तो क्या मोदी जी ये परिस्थिति को देखकर प्रोएक्टिव होकर ये रणनीति नहीं कि चलो तुम मेरे को सपोर्ट नहीं करते हो, तुम मेरे एक्सपोर्ट नहीं करोगे, मैं काम करूंगा, मैं चाइना और रशिया के साथ मिल जाऊँ। क्या है, प्रोएक्टिव है। और फिर चाइना और रशिया जब मोदी जी से बात कर रहे होंगे, कल की न्यूज बता रहा हूँ, जिसके तहत कुछ बातचीत हुई होगी, तो क्या मोदी जी ने तुरंत कुछ न कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी होगी कि भैया पाकिस्तान, तुमसे हम टेररिज्म के अलावा कोई और बात नहीं करना चाहते, पहले टेररिज्म पे बात करो फिर हम बाकी की बात करते। तो रिएक्टिव भी हुआ, पाकिस्तान वाले को उन्होंने पास ही नहीं रखा और ये तीनों गले में हाथ डाल के स्ट्रैटेजी बना रहे थे। बोलो मंजूर। तो प्रोएक्टिव भी होता है और रिएक्टिव भी होता है। अब आगे बढ़ो। अब ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम बना दिया भाई साहब तो काम हो गया, इसको लगा डाला तो लाइफ का लाला बेटा। ये देखो क्या डायग्राम है। और ये डायग्राम हमारे मॉड्यूल में नहीं है, क्योंकि नए वाले मॉड्यूल में नया डायग्राम बना दिया। ये पिछला डायग्राम है, पिछले मॉड्यूल के अंदर था, तो अपन दोनों बनाए क्योंकि ये बहुत पावरफुल डायग्राम है। सुनो बच्चों, क्या एनवायरमेंट के अंदर दो चीजें होती हैं, सर्टिनिटी और अनसर्टिनिटी। सर्टिनिटी मतलब अपने को पता है कि ये तो होगा ही होगा, और अनसर्टिनिटी मतलब हमको सब चीजें तो नहीं पता होती है। तो सर्टिनिटी भी होती है और अनसर्टिनिटी भी होती है। सर्टिनिटी से हमको पता चल जाता है क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट है, और अनसर्टेनिटी से पता नहीं चलता है कि क्या अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है। सर्टेनिटी जो चीजें हम बहुत अच्छे से जानते हैं पहले से, जाने दे बेटा राम, जाने, जो पहले से हम जानते हैं सर्टेनिटी से, वो हमको जो पहले से सब पता होता है, फोकस इधर रखो बच्चों, उससे हम प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी बनाते हैं। राम भैया को पता है कि प्रेरक सर को सब खुला खुला हवा पानी चाहिए, इसलिए प्रोएक्टिव वो आके पर्दा ऊंचा करने जा रहे हैं। परंतु वही मैंने रोक दिया कि नहीं राम भैया रहने दो यार, मैं तो अभी 1 घंटा पढ़ा के चले जाऊंगा, बाकी बच्चे एसी में पढ़ते हैं तो फिर वापस से बंद करना पड़ेगा। तो मैंने रिएक्टिवली भी रिस्पॉन्स करा। तो प्रोएक्टिव भी रहता है, रिएक्टिव भी होता है, हर पल हर क्षण होती है स्ट्रेटेजी। अभी अभी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखा तुमने। तो प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, जो पहले से स्ट्रेटेजी बनाकर रखते हैं, वो किस पर होती, प्रीवियस पीरियड स्ट्रेटेजी, पहले से जो है प्रीवियस पीरियड स्ट्रेटेजी अपन ने पढ़ा था कि प्रोएक्टिव इंटेंडेड होता है और वो प्री प्लान्ड होता है। प्रीवियस पीरियड स्ट्रेटेजी उनको पता है, प्रेरक सर आए तो मैं इनको बोलता हूँ खिड़की खोलो खोलो ये सब खोलो, हवा चाहिए मेरे को, तो ऐसा उनको पता है, तो प्रोएक्टिव है। रिएक्टिव है, कभी मना भी करना
रहने दे, बच्चों को नहीं पता। ठीक है बच्चा। अच्छा, अब अनसर्टेनिटी से रिएक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन होता है। कभी कभी अनसर्टेनिटी भी हो जाती है, पता नहीं चलता है, वहां पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो कुछ ऊट पटांग बात कर ले, तो फिर मोदी जी अपने स्मार्ट है, वो रिएक्टिव भी होंगे, वो तुरंत जवाब देंगे पलट के कि बेटा इज्जत से ही रहना, नहीं तो निपटा ही दूंगा मैं। हमारी जो आर्मी है वो तो सुबह का नाश्ता करके निकलेगी दिल्ली से और लंच करेगी लाहौर में। इतना ही टाइम लगेगा पाकिस्तान पर हमको कब्जा करने का। पर भारत ऐसा कभी नहीं करता है, पर तुम अगर घर में घुस के मारोगे तो हम जवाब तो देंगे। जवाब तो देंगे, रिएक्टिव था। घर में घुस के तुमने हम शुरुआत करी, रिएक्टिव हम जवाब तो। हाँ। अच्छा, ये जो रिएक्टिव स्ट्रेटेजी होती है मैं हाईलाइट कर रहा हूं, देखते जाना, ये एडेप्टिव रिएक्शंस होते हैं। जैसी परिस्थिति होती है उस हिसाब से रिएक्शन देने पड़ते हैं बच्चों, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से धंधा चलता है। बिजनेस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब अपन तो किसी के घर में जाके कुछ करते नहीं बेटा, पर आजू बाजू की कोचिंग क्लासेस आकर अपने आजू बाजू गुमटियां लगाती है और फिर ये सब करती है यार। तब तक सहन करूंगा जब तक सहन शक्ति होगी यार, सेठ। बाकी तो फिर प्रिडक्शन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाले हैं, है ना। अपन तो गला काटेंगे और खून कहाँ से निकलेगा ये पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में प्रोएक्टिव भी रहना है और परिस्थिति के मुताबिक रिएक्टिव। और अगर मुझे लगे कि ये रेड ओशन है, यहाँ पर मेरे को लड़ना ही नहीं, तो मैं लड़ूंगा भी नहीं। मैं तो कहीं और लड़ूंगा जहां पर ब्लू ओशन हो। ठीक है, तो ये याद रखना है, सब जगह स्ट्रैटेजिक। कोई बेवकूफी नहीं पीयूष भाई, कभी आगे होकर सामने वाले पर हाथ नहीं। बस वो एक बार हाथ उठाए, फिर उसके बाद अपने को उसको कहाँ निपटाना है वो अपन तय। ना, छोटे लेवल पे कभी लड़ाई नहीं लड़नी। अपनी लड़ाई, अपना लेवल प्लेइंग ग्राउंड अलग होना चाहिए। एक बहुत फेवरेट कोट है मेरा जो मैं दूंगा, मेरी पर्सनालिटी तुम में झलकनी चाहिए, तुम्हारा गुस्सा नियंत्रण में रहना चाहिए, चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। श्री कृष्ण अपन उनके आराधक हैं। अपन जानते हैं कि अपने ईश्वर ने अपने को क्या दिया हो। हाँ, गणेश जी जैसा रहना है, बड़ा पेट जिसमें सब कुछ अंदर है, कुछ उगलने की जरूरत नहीं। फ्लेक्सिबल सूंड जो परिस्थिति के हिसाब से अडेप्ट करेगी। बड़े कान, ध्यान से सुनना है। छोटी आंखें जो बारीकी से हर चीज का आंकलन करती हो। बड़ा माथा जो सोचने पर जाता हो। टूटा हुआ दांत जो सेक्रीफाइस को सूचित करता है। महाभारत लिखते समय शर्त रखी गई कि हाथ रुकना नहीं चाहिए, कलम टूट गई तो दांत तोड़ के लिखना शुरू कर। अपन अपने सब ईश्वरों के आराधक है, उनका व्यक्तित्व हमारे व्यक्तित्व। एक पैर जमीन पे रखा हुआ है, वो भी थोड़ा सा टच करो हुआ। संसार में रहना है, एक पैर ऊपर है गणेश जी का, संसार से विरक्त भी रहना। ऐसी जब आपकी पर्सनालिटी बनती बेटा, आप खुद आपको जीत। फिर ये सब का नाम स्ट्रेटेजिक। चलो, फिर बिजनेस है, तो इन बिजनेस में वो प्रोएक्टिव और रिएक्टिव का कॉम्बिनेशन आएगा, और ये प्रोएक्टिव रिएक्टिव के कॉम्बिनेशन ये एक्चुअल कंपनी। और अपने बच्चों को डायग्राम बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं। तो मैं इतना अच्छा डायग्राम जो तुम्हारे मॉड्यूल में अब हटा लिया, जो पिछले मॉड्यूल में था उसको छोड़ नहीं सकता। गलत थोड़ी है ये। तो सर इस बार वाला डायग्राम नहीं लिखा तो वो भी सही है। इस बार के नए मॉड्यूल में जो डायग्राम डला हुआ है वो भी बनाना पड़ेगा अपने को। तो वो अपन बनाएंगे, पर अभी 2 मिनट में इसको याद करेंगे। चलो, डायग्राम कैसा है जरा चेक कर लो। क्या है सबसे पहले? एनवायरमेंट। आंखें बंद करो, देखो तुमको दिख रहा है क्या एनवायरमेंट? एनवायरमेंट से क्या आती है, ऊपर क्या गया है? सर्टेनिटी की अनसर्टेनिटी? सर्टेनिटी। सर्टेनिटी से कौन सी स्ट्रेटेजी बनती है? प्रोएक्टिव। पर उसके अंदर का माल मसाला मत लिख देना, क्योंकि यही तो अपना आंसर बनेगा। अपन ने डायग्राम में ही सब कुछ भर दिया तो फिर नीचे क्या लिखेंगे अपन? तो अपने को ये पूरे डायग्राम में पत्ते नहीं खोलना है। सबको पता है अपन अपनी ताकत दिखाते हैं तो अपन अपनी कमजोरी नहीं दिखाते। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, इसका मतलब जो थोड़ी कि माउंटेन ड्यू पी क्या है ना। डर किसको नहीं लगता है, गला किसका नहीं सूखता है, इसका मतलब ये नहीं कि माउंटेन ड्यू पीना है। वो अपन तय करेंगे कि क्या पीना है। अच्छा, फिर उसके बाद में अनसर्टेनिटी से क्या निकलेगा बोलो? रिएक्टिव। और प्रोएक्टिव और रिएक्टिव के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? एक्चुअल। धंधे में दोनों तरफ से इनपुट्स मिलते हैं और फिर वहां से एक्चुअल। बोलो मंजू। हटाऊं स्क्रीन, ऊपर उठाऊं? यहां तक मन में कोई डाउट तो नहीं? डायग्राम याद हो गया? डायग्राम अच्छे से याद होगा, क्योंकि ये पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड। किसी को मिलते हैं तो उसका नाम नहीं याद आता यार, नाम क्या था, चेहरा याद आता है। पर चेहरा तो याद है यार, नाम नहीं याद है डार्लिंग। क्योंकि आंखों से जो ब्रेन तक मसल जाती है वो 10 गुना ज्यादा पावरफुल है,
जो कान से ब्रेन तक जाती। तो सुना वो भूल जाएंगे, देखा वो नहीं, इसलिए डायग्राम्स तो लिखने ही। एट द सेम पॉइंट, ये वो डायग्राम है जो इंस्टीट्यूट ने दिया है, तो हम ये भी बनाएंगे, हम वो भी बनाएंगे, नंबर तो कट नहीं सकते। अब इसमें क्या लिखा है बेटा, देख उनने, ये मजेदार डायग्राम नहीं है, उन्होंने लिखा है कंपनी के एक्सपीरियंस, नो हाउ, रिसोर्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस, कंपटीशन, कैपेबिलिटी, सब एक डब्बे में भर दिया। और उसमें से बनी भैया कौन सी, प्रायर पीरियड प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी। तो ये देखो जरा ध्यान से, ये प्रोएक्टिव और ये रिएक्टिव। प्रोएक्टिव के अंदर दो तीन बढ़िया वर्ड है सजल, जो मेरे को लग रहे हैं याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। नई इनिशिएटिव्स लो भाई, कोई नई नई चीजें करते रहो, नई इनिशिएटिव प्रोएक्टिव है ना। प्रायर पीरियड स्ट्रेटेजी, जो तुमको पहले से करते आ रहे हो, अब मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को सब प्रोएक्टिव पता है, बच्चा क्या सोच रहा है। पर हाँ, हर साल बच्चे चेंज भी हो रहे हैं, जो 25 साल पहले के बच्चे थे वो अलग थे, आज के बच्चे अलग है, तो मेरे को रिएक्टिव भी रहना पड़ेगा, प्रोएक्टिव से काम नहीं कि बेटा तुम अब हमको सिखाओगे कि कैसे पढ़ाना, अच्छा हम तुमसे फीडबैक लेंगे। आप दो बच्चों से फीडबैक पूछो, वो आपको बताएगा, जिससे आपको रिएक्टिव होके बच्चों के मुताबिक ढलना पड़ेगा। आप ये सब तूती मत बजाओ कि मैं 25 साल से पढ़ा रहा हूँ मेरे को सब पता है, वो अलग थे और ये अलग है। आगे बढ़ो, एडेप्टिव हो जाओ, बच्चा जो बोले उसके हिसाब से दो, पर चेंज करो अपने आप को। चेंजिंग सरकमस्टेंसेज है, बदलता दुनिया है ये। इस दौर में सफलता के वो हकदार नहीं जो वक्त के साथ बदलने को तैयार नहीं। खत्म हो गया नोकिया, खत्म हो गया ब्लैकबेरी, खत्म हो गया वीडियोकॉन, खत्म हो गया टपरवेयर, ये सब बड़ी बड़ी कंपनी थी, कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता था कि कभी ये खत्म हो गए। भाई साहब कैसे निपट गए ये, कैसे प्रोएक्टिव प्रोएक्टिव करते रहे कि हम तो इतने बढ़िया मोबाइल फोन है, हमारा मोबाइल फोन फेंक दो तो भी नहीं टूटता है। अरे पर भैया टच ही नहीं हमारे मोबाइल में नोकिया, तो फिर कैसे चलेगा। 1100 नाम का एक मोबाइल था, 1100, हाँ 1100, फेंक के मारो खून निकल जाए आदमी का। कैसा मोबाइल था 1100, और मात्र कुछ 1000 2000 का आज भी कहीं मिलता ही होगा। पर वो क्या आज चलेगा क्या। हाँ, हाँ, वो दौर अलग था, ये दौर अलग है यार। अच्छा, अब इसके बाद सुनो, मेरे को जो सबसे बढ़िया पॉइंट लग रहा है वो ये, एबेंडेंस स्ट्रैटेजी। ये साला पुराने मॉड्यूल में दिया ही नहीं उसने। कुछ स्ट्रैटेजी को छोड़ना पड़ेगा, जो बकवास है, जो काम की नहीं है, उनको क्या बोलते हैं, एबेंडन। तो अब एबेंडन, मेरे को यही वर्ड चाहिए, एबेंडन मतलब छोड़ना पड़ेगा, एबेंडन मतलब छोड़ना पड़ेगा, एबेंडन स्ट्रैटेजी। जब तुम ये लिखोगे तो उसको मजा आएगा ना यार बेटा, ये छोरा मॉड्यूल लिख रहा है अपना, एबेंडेंट स्ट्रैटेजी। और फिर इनके कॉम्बिनेशन से कुछ लेटेस्ट वर्जन स्ट्रैटेजी का बनेगा, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव का कॉम्बिनेशन बना लो, और फिर कुछ स्ट्रैटेजी जो पुरानी बकवास हो चुकी उसको छोड़ दो, और फिर उसके बाद में आप लेटेस्ट वर्जन और स्ट्रैटेजीज तैयार बोलो मन। हाँ? और आगे बढ़ो, तो भाई साहब लाल से आ रहा है मतलब कोई बहुत काम की चीज, रेड कलर से बहुत काम की चीज। तो प्रोएक्टिव एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर्स। अब जैसे बुक नहीं आ रही थी तो टीचर्स ने कहा सर सर ब्लैक एंड व्हाइट बुक दे दो, अरे मैंने कहा को पता है मैं कलर्ड, ऐसे थोड़ी कोई सतरंगी कोई रेनबो बना के बच्चों को दे रहा हूँ। एक एक वर्ड का इंपॉर्टेंस है, वो रेड से लिखा होगा तो बच्चे को याद रखना है, वो वायलेट से लिखा होगा तो वो टिपिकल है। प्रोएक्टिव एक्शंस जो होती हैं भाई साहब ध्यान दीजिएगा, वो कंपनी की मार्केट पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है, क्योंकि कंपनी के पास तजुर्बा है इतने साल काम करने का। ये तो अडेप्ट नहीं हुई नोकिया, वीडियोकॉन, ब्लैकबेरी, नहीं तो भाई साहब तो कोई नहीं हिला सकता। तो मेरे को तो बहुत डर लगता है यार बच्चों, कि आज के दौर में वही धंधा मरता है बेटा जो अडेप्ट नहीं। तो पापा चाचा अगर बिजनेस के अंदर हो तो उनके साथ बैठ के उनको बोलना कि ना पापा आपका एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है, चिंता नहीं, पर मेरी एनर्जी भी ले लो ना यार पापा, आपका एक्सपीरियंस मेरी एनर्जी मिल जाएगी ना, अपन छोड़ देंगे पापा, मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ता हूँ, सर मेरे को पढ़ाते हैं वो स्ट्रेटेजी बनाना सिखाते हैं, आपका एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत जरूरी है, पर आपके लिए मेरी एनर्जी भी बहुत जरूरी है। मैं नए जमाने का बच्चा हूं तो मैं अडेप्ट करूंगा, सिचुएशन के साथ चेंज करूंगा। तो आप खेलना पप्पा प्रोएक्टिव, मैं खेलूंगा रिएक्टिव। पर प्रोएक्टिव आप रिएक्टिव में, तो फिर तो आप बोलो कौन सा बिजनेस है। ये मत समझना कि कोई बिजनेस नहीं कर पाएंगे, बाल्टी का बिजनेस भी है प्लास्टिक की, तो भी उसमें प्रोएक्टिव रिएक्टिव लगाएंगे तो अपन बिजनेस फोड़ देंगे। तुमको मदद चाहिए तो मेरे से मदद लेना, मैं कंसल्टेंसी भी कर दूंगा, मैं करता भी हूँ। सर ये बिजनेस प्रॉब्लम है तो फट से बैठ के स्वॉट एनालिसिस बनाएंगे, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, प्रोएक्टिव रिएक्टिव के कॉम्बिनेशन देंगे, और इतने सारे मैं मैनेजमेंट के स्ट्रेटेजी के मॉडल पढ़ाऊंगा, वो बिजनेस में लगेंगे ही लगेंगे बेटा।
वहां से धंधा आगे बढ़ेगा, पैसा आएगा। नहीं तो कब का हटा देता वो ये सब्जेक्ट तुम्हारे सिलेबस से। और रिएक्शंस भी देखो, अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट। जब कोई कॉम्पिटिटर कोई अनएंटिसिपेटेड मतलब पहले से पता नहीं पर वो रिएक्ट कर रहा है, तो अपन उसको भी लेकर रिएक्टिव बनाएंगे। अब हमारे पास एग्जाम्पल की, तो ये लाल कलर से याद रहे तो लिखना, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं बेटा, पर वो डायग्राम के पॉइंट तो सारे लिखने ही। अब प्रोएक्टिव का क्या है सर, एग्जाम्पल बताओ, और रिएक्टिव का बताओ। बेटा तुमने यूपीआई का नाम सुना है? यूपीआई, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये कितने साल पहले स्टार्ट हुआ था? अपन ये यूपीआई को देखे तो कब स्टार्ट हुआ था? अभी गूगल पे जाके सर्च मारते हैं, पर उसके लेटेस्ट वर्जन अभी भी गूगल प्ले स्टोर पर आते हैं ना, जहां पर वो बोलता है कि भाई कोई नए वाले कुछ अपडेशन है तो आप करो। तो ये रिएक्टिव स्ट्रेटेजी है जो 2008 में लॉन्च हुआ था। कब हुआ था वो अपन चेक करेंगे। और रिएक्टिव स्ट्रेटेजी की आज भी अगर प्ले स्टोर पे जाओगे तो तुमको कोई यूपीआई का एक लेटेस्ट वर्जन मिलेगा। तो तुम चाहो तो एक एग्जांपल यूपीआई का ले लेंगे, और अगर चाहोगे तो दूसरा एग्जांपल बेटा ध्यान दे साकिर, ये आईटीसी का ले लेंगे। इंडियन टोबैको कंपनी, आईटीसी क्या कर रही है? उसने सिगरेट बनाना शुरू करा कितने साल पहले, बहुत साल पहले। तो अभी यूपीआई को मैं कहाँ से डाउनलोड करूंगा? मैं उसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो 2.0 वर्जन कहाँ से मिलेगा मेरे को? प्ले स्टोर से। वो रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। यूपीआई लॉन्च हो गया बहुत साल पहले, पर अभी भी वो चेंज करते जा रहा है अपने आप को। तो ये 2.0 हो गया रिएक्टिव। आईटीसी ने धंधा शुरू करा, कहाँ से शुरू करा था? सिगरेट बनाने से लेकर। पर क्या आईटीसी अभी धंधा कर सकता है केवल सिगरेट पे? क्या प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो? कितना सारा चेंज हो गया है। तो आईटीसी क्या करता है? आईटीसी होटल के अंदर आ चुका है। आईटीसी जो है वो एडिबल चीजें, खाने की चीजों के अंदर आ चुका है। मल्टीपल आईटीसी जो है वो स्टेशनरी के अंदर आ चुका है। तो क्या आईटीसी ने परिस्थिति के साथ अपने आप को चेंज नहीं करा बेटा? करा। तो आईटीसी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव का कॉम्बिनेशन नहीं है बेटा? है। क्या यूपीआई ने जब लॉन्च करा था, एक बार चेक कर गूगल पे जाके बेटा, 2008 याद आ रहा है मेरे को कि यूपीआई लॉन्च कब हुआ था, तो 2008 में हुआ था। अब 2025 के अंदर तो उसके कितने नए 2.0 वर्जन आ गए होंगे बेटा? 2016, 2016 लिखा है बेटा? 2011 था? चलो तो 2011 कर देते हैं ना, जब से स्टार्ट हुआ। 2016 लिखो। 11, 11 ठीक है। 11 अप्रैल, 11 अप्रैल। अच्छा 11 अप्रैल 2016। ठीक है, ठीक है, 2016। ठीक है भाई। पर इसको ऐसे लिखेंगे तो एग्जामिनर जो है फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा ना बेटा। तो इसको सेंटेंस तो देना पड़ेगा ना अपने को कि आईटीसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2016। इट वाज अ प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी, मतलब उनको पता था आगे चल के पूरा धंधा ऑनलाइन जाएगा। बट टुडे ऑल्सो आईटीसी कीप्स ऑन कमिंग अप विद द लेटेस्ट वर्जन्स। दिस इज द रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। थोड़ा तो लिखना पड़ता है ना। आईटीसी का यूपीआई। और आईटीसी में लिखेंगे आईटीसी स्टार्टेड विथ सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग। दैट वाज अ प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी। भाई प्रोएक्टिव है, सिगरेट तो दुनिया में बिकेगी बिकेगी। पर आज केवल सिगरेट पे चल सकता है क्या? आज नहीं चल सकता। आईटीसी है डाइवर्सिफाइड। अच्छा देखो बेटा, सिगरेट वाला जो है ना उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। तंबाकू बनाना, तंबाकू से अलग 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 प्रकार की सिगरेट बनाना। और अब देखो ये आईटीसी आ गया है कॉन्ग्लोमरेट। इसको क्या वर्ड बोलते हैं बेटा? कॉन्ग्लोमरेट। इसको क्या बोलते हैं बच्चा? कॉन्सेंट्रिक। तो आईटीसी ने जो पहले धंधा करा वो किस पे था? कॉन्सेंट्रिक धंधा था। अब आईटीसी जो धंधा करती है वो कैसा करती है? कॉन्ग्लोमरेट धंधा करती है, मतलब अलग अलग बिजनेस में एंटर। तो क्या फिर हम ये बोल सकते हैं कि क्राफ्टिंग अ स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स प्रोएक्टिव एंड इंटेंडेड एंड रिएक्टिव बोथ? तो क्या स्ट्रेटेजी आज की तारीख में दोनों का कॉम्बिनेशन है बच्चों, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दोनों का कॉम्बिनेशन? बोलो सहमत हो? और देखो उनने कितना अच्छा नहीं एग्जाम्पल दिया है, पढ़ो तुमको मजा आएगा। तो बहुत अच्छी छोटी सी केस स्टडी नीचे मैंने डाल दी। अ केचप ब्रांड मार्केटिंग अ हेल्दियर केचप विद लेस शुगर एंड प्रिजर्वेटिव टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर। तुम ये एग्जांपल भी लिख सकते हो, मॉड्यूल का ही है कि भाई ये केचप का ब्रांड है, वो कम शक्कर वाला, कम प्रिजर्वेटिव वाला केचप बनाता है ताकि ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके।
क्या ये स्ट्रेटेजी बोली जा सकती है? यस, ये स्ट्रेटेजी है। तो देखो नीचे जवाब है, यस इट इज अ बिजनेस स्ट्रेटेजी टू फाइट द कंपटीशन एंड टू अडेप्ट विद द चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अरे भाई, बच्चा ज्यादा सॉस खा रहा है तो ज्यादा शक्कर जा रही है, ज्यादा शक्कर जा रही तो डायबिटिक हो जाएगा बच्चा, छोटे छोटे बच्चे डायबिटिक हो रहे हैं। तो इस कारण से ये स्ट्रेटेजी है। और केचप आज की तारीख में बदल, क्या बोलो, आया समझ? अब ये सब 100 बोला, एक लिखा, उस पर ही पड़ेगा बेटा। अब बादल बनाकर पूरा उसका आंसर ड्राफ्ट कर लेते हैं। फिर मैं अपेक्षा करूंगा कि तुम उसको सेंटेंस फॉर्म कन्वर्ट करो। फिर तुमको मुझे अपनी कॉपी दिखानी है। मैं क्लास में घुस घुस के एक एक बच्चे की कॉपी चेक कर लूंगा। ऑनलाइन वाले बच्चों, तुम मेरे को कॉपी भेज देना फोटो खींच के, तो मैं वो चेक कर पाऊंगा। आ रहा है बेटा? रोहित, करणप्रीत, निकिता, आ रहा है बच्चों? अब लिखें, बादल बनाए ना, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अच्छे से? और मैं तुम्हारे लिए क्या बेहतर कर सकता हूँ वो भी बताते रहना बेटा, है ना? तुमको लगे कि नहीं सर हमको ये चीज कराओ, तो मैं वो कराऊं। अब लिखो साहब, और अब इसका आंसर बच्चा मेरा ड्राफ्ट, बादल दिखाऊंगा सरल भाषा में। चलो, बादल बनाओ, बनाओ बेटा, बढ़िया। तो लग रहा है मैं भविष्य में बादल बुक लॉन्च करूंगा, बादल बुक, बुक का नाम ही है बादल बुक। में सब बादल होंगे। अच्छा आइडिया है ना? तुम बोलो क्या करना चाहिए मुझे? एक बुक बना डालूं, बादल बुक, और बादल बना के नीचे जगह छोड़ दूं कि अब इसमें आंसर फॉर्म करो, तो कितना अच्छा क्रिएटिव हो जाएगा तरीका। तो अगली बैच में ऐसा बादल बुक बना दूंगा। लिखो बच्चे, नोट करा जाए। प्रोएक्टिव और रिएक्ट। इंट्रोडक्शन में जाओ, आंसर देख के। प्रोएक्टिव, चलो फटाफट लिखना करो, समय सीमित है बच्चों, क्लास में समझना भी है, पढ़ना भी है, लिखना भी है, सब एक साथ करना है। अब इंट्रोडक्शन में देखो, तेरे को मैं आधा नंबर दूंगा बेटा, मेरे को 5 नंबर का आंसर बना ना बेटा। तो मैं एग्जामिनर हूं, तो मैंने डिसाइड करा भाई मैं इंट्रोडक्शन पे कितने नंबर दूंगा, आधे नंबर। तो प्रोएक्टिव रिएक्टिव, अब प्रोएक्टिव में देखो वो वर्ड नहीं भूलना, इंटेंडेड, और उसके ऊपर प्रीवियस पीरियड। और रिएक्टिव में देखो क्या लिखा हुआ है, एडेप्टिव। और रिएक्शन, वो रिएक्टिव लिख दिया, उसको लिख दो रिएक्शन। परिस्थिति देखकर रिएक्शन देना पड़ता है। ये हो गया रिएक्शन। धीरे धीरे तुम सीख जाओगे, 100% हो ही नहीं सकता। रिएक्शन। अब डायग्राम पे जाओ, डायग्राम बनाओ। अब 1.5 नंबर में तुमको डायग्राम पे दूंगा, 5 नंबर, मैं एग्जामिनर हूं, मैं कैसे सोचता हूं मैं बता रहा हूँ। सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में सुपर निकला सर्टेनिटी, फिर नीचे आया अनसर्टेनिटी, सर्टेनिटी से बनी प्रोएक्टिव। डब्बे के अंदर कुछ नहीं है बच्चों, डब्बे के अंदर कुछ नहीं। हाँ जी बेटा, डायग्राम बनाना कंपल्शन तो यहाँ पर, अगर एग्जाम में मॉड्यूल में डायग्राम बने और तुमने नहीं बनाया तो नंबर काट ले। हाँ? और मैं तो चाहता हूँ कि डायग्राम होना ही चाहिए, क्योंकि डायग्राम से बहुत आसानी से चीजें याद रह जाएंगी। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में 90% क्वेश्चन में तो मैं तुमको डायग्राम से याद करवा दूंगा। प्रोएक्टिव रिएक्टिव, बिजनेस में स्ट्रेंथ्स और वीकनेस देखो लिखा हुआ है, प्रोएक्टिव रिएक्टिव, और उससे बन रही है एक्चुअल स्ट्रैटेजी। एक्चुअल स्ट्रैटेजी एसीटी, वो अपन इतनी जगह में बेटा वहां लिख नहीं पा रहे पूरा, तो तुम रेफर करोगे डायग्राम को तो मिल जाएगा एक्चुअल स्ट्रैटेजी।
अब मैं वो वाला डायग्राम भी नहीं छोड़ सकता यार बेटा जो नए मॉड्यूल में बना हुआ है, तो वो भी बनाऊंगा। और उसको बेटा मैंने शॉर्ट मार दिया, देखो बिजनेस कर दिया, प्रोएक्टिव ऊपर डब्बा बना दिया, रिएक्टिव नीचे बना दिया, उसके अंदर कैसे, फिर मेरा डिस्क्रिप्शन नीचे 1.5 नंबर का बचा हुआ। तो प्रो लिख रहा हूँ, प्रोएक्टिव लिख रहा हूँ, रिएक्टिव लिख रहा हूँ, और उन दोनों के कॉम्बिनेशन एक्चुअल बना रहा हूँ। स्मार्ट काम करेंगे अपन, थोड़ा मॉड्यूल लेंगे, थोड़ा अपना लिखेंगे, और एबेंडेंट जरूर बनाएंगे, क्योंकि एबेंडेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएगा, क्योंकि कुछ स्ट्रेटजीज छोड़नी पड़ती है जो पुराने समय में इस्तेमाल करते थे। जैसे पापा बहुत गुस्से वाले थे जब शादी हुई थी, मम्मी से मैंने पूछा, और सभी मम्मियों से मैंने, पर अब जब तुम पैदा हुई हो घर में बिटिया, तो उसके बाद पापा का गुस्सा शांत हो गया, उन्होंने गुस्सा करने की स्ट्रेटेजी को एबेंडन कर दिया। आज घर जाके पूछना मम्मी से कि सर ने ऐसा बोला है, क्या ये सही है? हाँ, तेरे आने के बाद में पापा का गुस्सा बहुत शांत। और बॉयज बोले सर हमारे आने के बाद बढ़ गया, क्योंकि बॉयज के साथ तो अहंकार का टकराव होता है ना पिता का। क्रिकेट मैच भी दोनों साथ में बैठ के नहीं देख सकते, उसी पे लड़ ले भैया कि कैसी बॉलिंग कर रहा है, अरे पप्पा अच्छी तो कर रहा है, क्या अच्छी कर रहा है?" बॉयज का अलग बात। और ये मत समझना कि प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते, बोलेंगे नहीं कभी। तो मेरे को बोला ये बोलने के लिए कि आप बोल देना सर कि मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने बच्चों को। हाँ? कितना प्यार करते कि क्या क्या करते हैं? अच्छा, गोली मार दे फिर भी कुछ बोल सकते हो। चलो, अब एग्जाम्पल में तुमको दोनों नहीं लिखने, तुम सिर्फ यूपीआई लिखोगे या आईटीसी लिखोगे। ज्यादा ज्ञानबाजी नहीं करना कि सर मेरे को 2 एग्जाम्पल आते मैं लिखूं क्या। हाँ 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 हाँ। क्या बेटा क्या? वो डायग्राम में सर्टेनिटी के ऊपर लिखा है ओएनटी, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, और अनसर्टेन, और बिजनेस में लिखा है बेटा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आया? और कंक्लूजन में तुमको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, सर मैं ऐसा लिख के आऊं इक्वेशन बना के, एक्चुअल इज इक्वल टू प्रो प्लस रिएक्टिव, नहीं, तुमको कंक्लूजन में लिखना पड़ेगा एक्चुअल स्ट्रेटेजी, अभी नहीं लिखना, तुम लिख के लाओगे घर से। एक्चुअल स्ट्रेटेजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। एक्चुअल स्ट्रेटेजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। एक्चुअल स्ट्रेटेजी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव स्ट्रेटेजी का कॉम्बिनेशन। क्या ये आया समझ में? सिगरेट के नीचे लिखा है कॉन्सेंट्रिक, CONC, और उधर लिखा है रिएक्टिव में कॉन्ग्लोमरेट, ITC। क्या छोटा सा चक्री बनाता हूँ हाँ बेटा, कॉन्सेंट्रिक की स्पेलिंग CONNTRIC, कॉन्सेंट्रिक में चक्री बना, कॉन्ग्लोमरेट में लड्डू बनाऊंगा। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और कॉन्ग्लोमरेट की स्पेलिंग CONGLOMERATE, CONGLOMERATE, कॉन्ग्लो, ऐसा बनाओ स्पेलिंग अपने आप, कॉन्ग्लो मरेट, MERATE, कॉन्ग्लो मरेट। अलग अलग बिजनेस होते हैं ना बेटा, जिनका एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्लोमरेट। और जो एक ही धंधा एक ही रॉ मटेरियल से चालू होता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का मतलब है बच्चों टोबैको से बनना। डी तो नहीं लिखा, DIV, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, DIVERSIFACATION, अपने आप स्पेलिंग बनाओ, डाइवर्सिफिकेशन बनाओ, छोटी छोटी स्पेलिंग, डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, और नीचे क्या है? कंक्लूजन है, कंक्लूजन है ना बेटा। एक्चुअल स्ट्रेटेजी क्या है? वो कॉम्बिनेशन है किसका? प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। लो आंसर याद हो गया अपने को। अब बगैर देखे बोलो क्या लिखा है बादल के अंदर, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? इंट्रोडक्शन। है प्रोएक्टिव रिएक्टिव
दो स्ट्रेटेजी होती है। प्रोएक्टिव में कौन सा वर्ड है? प्री प्लान्ड और इंटेंडेड। रिएक्टिव में कौन सा वर्ड है? रिएक्शंस। रिएक्शंस और रिएक्टिव है ना, एडेप्टिव और रिएक्शन। अच्छा, डायग्राम याद हो गया है? दोनों डायग्राम याद हो गए? ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा डिस्क्रिप्शन, वही जो डायग्राम के अंदर लिखा था वही नीचे पैराग्राफ में लिखना है। छोटे छोटे सेंटेंस बना के आज घर से बना के लाओगे। वेरी गुड। एग्जाम्पल में कोई भी एक एग्जाम्पल दोगे। आईटीसी सिगरेट बनाता है, प्रोएक्टिव था, वो पहले के जमाने की स्ट्रेटेजी थी। अब आज के जमाने में उसने कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन कर दिया, अलग अलग धंधे में है आईटीसी। होटल में है और स्टेशनरी में है। और बिंगो भी तो आईटीसी का ही है। हाँ, ये भी आईटीसी है, वो आईटीसी का ही है। जब भी कोई पैकेट खाओ तो पीछे पलट के देखो कौन सी कंपनी का है। हमको एमबीए में आदत डाल दी थी, कुछ भी खाते पीते देखो तो कंपनियां याद हो जाती है। हाँ। फिर कंक्लूजन क्या है भाई? ये दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है। स्ट्रेटेजी पहले से भी होती है प्रोएक्टिव। मोदी जी गए अभी डिस्कशन करने के लिए विदेश दौरे पे, तो प्रोएक्टिव था, और वहां जाके उसी समय कोई बात निकली तो उसका जवाब भी देना। ठीक है। क्या ये आंसर कल कॉपी में मिलेगा ईमानदारी से? अब अब आगे बढ़ो। अब आ रहा है आईएमपी क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे के ऐसे क्वेश्चन छपेंगे, मक्खन सब्जेक्ट है बाबा। नंबर भी देगा, उसके साथ में अपन जीवन भी बहुत सीखेंगे, लाइफ में धंधा कैसे कर। अब बेटा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की हमको सबसे पहले समझना है इसके बेनिफिट्स, इसके लिमिटेशन, और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है। हम आ जाते हैं जी हमारे फ्रेश नोट्स पर और समझते हैं कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है और इसको हम कैसे यूज। बहुत इंपॉर्टेंट। आईएमपी को 2 बनाओ। लिखो बेटा आईएमपी। बोलूं मैं क्वेश्चन? लिखो। थोड़ी सी जगह ऊपर है, ये लिखो। अच्छा, नोट्स मैंने भेज दिए। मैंने आईसीआई का मॉड्यूल भी डाउनलोड करके तुम्हारे ग्रुप पे भेज दिया है। स्कैनर भी भेज दिया है इस पूरे चैप्टर का, और पूरे नोट्स भी आ गए हैं ना। पर नोट्स बहुत कीमती है बेटा, इसलिए इनको पूरा मैं तुमको मोबाइल पे नहीं दे सकता है ना। दे आर वेरी प्रेशियस। मेरी इतने साल की मेहनत है इसमें। तो अभी बस प्रिंट होकर किताब हाथ में आ जाएगी और आपको अच्छा लगेगा। पर जब तक वो ना आए तुम्हारी पढ़ाई ना डिस्टर्ब हो, इसलिए नोट हमारे ग्रुप पर है। 3 ग्रुप बने हुए हैं, वो मैंने तीनों ग्रुप पे भेज दिए। लिखो, व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? अरे सर ये तो पिछले क्वेश्चन का आंसर मेरे को याद है। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। नॉट अ बॉक्स ऑफ ट्रिक्स, नीदर बंडल ऑफ टेक्निक, एनालिटिकल थिंकिंग, कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज टू द एक्शन। वेरी गुड, शाबाश। पर एक डेफिनेशन और दूंगा मैं यहाँ पर विलियम ग्लुइक की। तो पहले क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, इसके फायदे और सीमाएं समझाएं। व्हाट आर इट्स बेनिफिट एंड लिमिटेशन, के बेनिफिट्स और इसके लिमिटेशन। चलो बेटा, अब सिर्फ ध्यान से सुनना है ना। हम समझने का काम करेंगे, कीवर्ड्स पर फोकस करेंगे। जो बच्चों की अच्छी स्पीड है वो पूरी रीडिंग भी लगा सकते हैं। मोबाइल में जाओ, अपने ग्रुप में खोलो, टच करो, पेज नंबर 6 पर मैं आ चुका हूँ। आपके मोबाइल में ये सब कुछ नोट्स अवेलेबल। एक बार क्रॉस चेक कर लो, खुल रहा है, दिख रहा है पीडीएफ? आओ देखो, देखो चेक करो। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, अब विलियम ग्लुइक ने जबरदस्त डेफिनेशन दी है जो मैं तुमको लिखवाने जा रहा हूं। विलियम ग्लुइक। सर हमको ऑथर की डेफिनेशन लिखना जरूरी होता है? देख, जरूरी तो कुछ नहीं है, पर ऑथर की डेफिनेशन लिखेगा तो पावर आता है। विलियम ग्लुइक ने बोला कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ स्ट्रीम ऑफ डिसीजंस एंड एक्शन। लिखवा दूंगा, पहले तुम स्क्रीन पे देखो। मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। याद करने की टेक्निक है, कुछ कीवर्ड्स के साथ की जगह कुछ पिक्चर्स बना लो। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्ट्रीम ऑफ डिसीजंस एंड एक्शन। देख, मैं ऐसे कुछ नाटक बॉडी लैंग्वेज करता हूँ, खड़ा हो गया। मैं डिसीजन ले रहा हूँ भाई, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो डिसीजन लेने का नाम होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रीम ऑफ डिसीजंस एंड एक्शन विच हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग स्ट्रेटेजीज। ये मैंने भीम का गधा बना दिया। विच हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग स्ट्रेटेजी, भीम का गधा। सो दैट ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव, ताकि लक्ष्य प्राप्त किए जा।
अब मैं 3 इशारे करता हूं जिससे तुम खुद ही डेफिनेशन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ स्ट्रीम ऑफ डिसीजन। सर पकड़ के खड़ा हो यार, बहुत दिक्कत आती है। तो स्ट्रीम ऑफ डिसीजन विच हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग स्ट्रैटेजी, जो रणनीति बनाने के काम आता है। तो रणनीति क्यों बनाना है? कि मैं फोकट बैठा हुआ जो मेरे पास काम नहीं है कि मैं रणनीति बनाऊंगा दिन भर? नहीं भाई साहब। तो दैट ये डार्ट होता है ना, डार्ट, उस पर अपन मारते हैं। ऐसा खेला है बचपन में? डार्ट पे मारते हैं। तो दैट ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव। अब तुम डेफिनेशन बताओ। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज, सर पकड़ के बैठे हुए, स्ट्रीम ऑफ डिसीजंस एंड एक्शन। ताकि क्या? हाँ तो क्या, क्यों, ताकि, हाँ, टू प्रिपेयर स्ट्रेटजीज। ताकि क्या हो जाए? ताकि, हाँ, ताकि, ताकि, ताकि 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 रे, ताकि क्या हो जाए? ताकि ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाए। डेफिनेशन याद हो गई। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है बोलो? इज अ स्ट्रीम ऑफ डिसीजंस एंड एक्शन। अब कोई एक अंग्रेजी का वर्ड लगा दो जो इस डेफिनेशन को आगे बढ़ाए। फॉर प्रिपेयरिंग स्ट्रेटजीज, फॉर लगाना है। फॉर प्रिपेयरिंग स्ट्रेटजीज सो दैट, एक अंग्रेजी का वर्ड लगा दिया, सो दैट हंसा ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। बोलो मंजूर है? डेफिनेशन याद हो गई। तो अब एग्जामिनर को थोड़ी बताएंगे कि हम डेफिनेशन कैसे याद करते हैं, पर हमको तो डेफिनेशन याद हो गई। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सही भी है बेटा, डिसीजन लेने का नाम है। कितने डिसीजन लेने पड़ते हैं? मोदी जी को कितने डिसीजन लेने पड़ते होंगे, रतन टाटा जी को थोड़े बहुत, मेरे को भी लेने पड़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चला रहे तो। ताकि क्या कर सके हम? स्ट्रेटेजीज बनाए, तो उससे क्या होगा? गोल्स अचीव होता है। हाँ? चलो अब देखो। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंपटीशन को मीट आउट करने के लिए बनाया जाता है। भाई लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है, लंबे समय तक जिंदा रहना है। 25 साल मैंने पढ़ा लिया, 25 साल और तो पढ़ाऊंगा यार, कम से कम 50 साल का तो होना चाहिए ना यार। और ताकि ग्रोथ बनी रहे। पर क्या मैं जैसा पहले था वैसे ही बना रहा हूँ प्रोएक्टिव, तो काम चल जाएगा क्या? मेरे को परिस्थिति के साथ अडेप्ट होना पड़ेगा। मैंने इतने टीचर्स और कोचिंग क्लासेस को खत्म होते हुए देखा है। इसलिए नहीं कि वो बुरे थे, और एक नंबर टीचर, तो भैया नाम नहीं ले सकता, कैमरा चालू है वीडियो बन जाएगा। नहीं, बेहतरीन टीचर्स थे। अच्छी, बच्चा जो चाह रहा है पूछ, उसने बच्चों से अहंकार आ गया, तुम सिखाओगे हम, खत्म ही हो जाओ। फिर नोकिया के साथ तुम्हारा नाम भी आएगा। डर लगता है बाबा कि दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है। आज अमिताभ बच्चन आज भी सर्वे में पिक्चरें आज भी मिल रही है, और अभिषेक बच्चन को पिक्चरें नहीं मिलती। कैसे हो रहा है ये? अमिताभ बच्चन प्रोएक्टिव हो तो मतलब यार, वो तो शहंशाही है ना यार फिल्म इंडस्ट्री के। पर केबीसी में बच्चों के साथ बच्चों जैसा डल जाते हैं, बुजुर्ग आता है तो बुजुर्ग जैसी बात करते हैं। अपने सामने लिविंग लेजेंड है। पर धर्मेंद्र, जितेंद्र, मिथुन, ये सब दिखते ही नहीं आज की तारीख में। जबकि 86 ईयर अमिताभ बच्चन साहब की। और ईश्वर उनको दीर्घायु बनाए, उनको स्वस्थ रखे, उनको मतलब, और पर वो अडेप्ट करते हैं। शरीर में 11 बीमारियां बेटा। पार्किंसन बीमारी, हाथ हिलता है उनका। डिसलेक्सिया है, जिसमें चीजें भूल जाते हैं, मेमोरी लॉस होता है। उसके बावजूद भी वो आदमी पूरे डायलॉग याद करके आता है कैमरे के सामने। ऐसा अपने आप को प्रिटेंड करते हैं जैसे कि एकदम नेचुरल है, जबकि इतनी मेहनत है। तो अमिताभ बच्चन भाई साहब, कोई आ सकता है कि अमिताभ बच्चन में केबीसी की जगह? क्यों? क्योंकि प्रोएक्टिव भी है। क्यों? क्योंकि रिएक्टिव भी है। दोनों साथ में मिलके चल रहा है। तो ठीक है साहब। तो कंपटीशन को मीट आउट करना है, प्रोएक्टिव रिएक्टिव बनना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ग्रोथ के लिए जरूरी है। इससे क्या होता है? कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलता है। अरे सर वर्ड याद आ गया, बीसीए, वेरी गुड। वो अच्छा वर्ड पकड़ता है, बीसीए, बिजनेस कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आता है इससे। और ऑर्गेनाइजेशन को इससे गाइडेंस मिलता है कहाँ पहुंचना है जी। और सर गाइडेंस से याद आ गया, वो 3D था, डिजायर्ड इमेज बनती है, डायरेक्शन होती है, डेस्टिनेशन तक होती है। तब उनके पास भी लिखने को कुछ नहीं, कोई वर्ड बार बार लिख रहे हैं, पर हम बार बार याद नहीं कर। और बोलो सर, अब ये बहुत काम की बात है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ये जो तुमको कीवर्ड दिख रहा है, ये प्रोसेस है बच्चों, प्रोसेस। वो तो सीएस है, पर आए तो मैकेनिकल इंजीनियर हूं। भाई वो तो सीएस है, विजय माखीजा सर की बात कर रहा हूँ। वो तो सीएस है, गगन मैम की बात कर रहा हूँ, वो तो सीएस है। पर आई तो मैकेनिकल इंजीनियर हूं। मैं क्या करूं भैया? मैं कंपेयर नहीं कर सकता, कॉम्पीट नहीं कर सकता। तो वी से सबसे पहले लाइफ में विजन बनाना पड़ेगा। ओ से फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव तैयार करना पड़ता है, कहां पहुंचना।
आई से ऑब्जेक्टिव तैयार करने से जाने मन जीवन में सफलता नहीं मिलती, इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है जो बहुत डिफिकल्ट है। वो तो सीएस क्राफ्टिंग स्ट्रेटेजी करनी पड़ती है, क्राफ्ट स्ट्रेटेजी, आई से फिर स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, और एमईसी मॉनिटर करते रहना पड़ता है कि सब सही चल रहा है कि नहीं, ई से इवैल्यूएट करना पड़ता है कि रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं, और सी से कंट्रोल करना पड़ता है अगर कुछ गलत हो रहा हो तो। होय होय होय, ये कोड वर्ड में पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस आ गया बेटा। वापस से वी से क्या करना है, विजन बनाना है। वो तो सीए से, याद रखना विजय सर की बात कर रहा हूँ, गगन मैम की बात कर रहा हूँ, वो तो सीए से, पर आई तो मैकेनिकल इंजीनियर हो। वी से विजन बनाना, वो ओ से ऑब्जेक्टिव बनाना, बोलना पड़ेगा मेरे साथ, सीएस से क्राफ्टिंग स्ट्रेटेजी करना, रणनीति बनाना, आई से इम्प्लीमेंटेशन करना, फिर वो तो सीएस है, आई से एम से मॉनिटर करना। मॉनिटर क्या करना, डेवलपमेंट देखते रहो कौन क्या काम कर रहा है। मैंने क्यों सेकंड फ्लोर को पूरा ग्लास से बनाया है, मैं जैसे ही वहां पर एंटर करता हूं, और मेरा कैबिन मैंने क्यों आखिरी में रखा हुआ है कि मैं एक मुंडी मारूं तो पीछे दिखना चाहिए बच्चे कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, आगे बढ़ूं तो मेरे को बुक्स का डिपार्टमेंट दिखना चाहिए, मुझे दिखना चाहिए कि टीचर्स रूम में कौन टीचर बैठा हुआ है, मुझे दिखना चाहिए आईटी रूम में कौन बैठा हुआ है, और फिर एंड तक मैं अपने रूम तक। मैंने पूरी प्लानिंग के साथ में वो फ्लोर तैयार करी ताकि मैं देखते रहूं, ऑब्जर्व करते रहूं। तो सबसे पहले अपने को विजन बनाना है, जीवन कहाँ पहुंचे, फिर उसके बाद में ओ से ऑब्जेक्टिव तैयार करना है, ऑब्जेक्टिव से काम नहीं होगा, स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी, क्राफ्ट करो स्ट्रेटेजी, फिर स्ट्रेटेजी बनाने से कुछ नहीं होगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और मॉनिटर समझा रहा था, ग्लास के पूरा स्टाफ और टीचर्स एक जगह बैठे रहे ताकि मैं मॉनिटर करते रहूं, पहले पता ही नहीं चलता था मेरे को कौन कहाँ बैठा है। तो अब वो मॉनिटरिंग करने के लिए क्लास रूम्स बनाए गए हैं, और मॉनिटर करने के बाद इवैल्यूएट करो, एक नजर देखने समझ में आता है, उनको भी पता चलता है हम कुछ भी कर रहे हैं एकदम से दिख जाएगा सामने, और फिर ताकि गलती हो तो हम उसको सी से कंट्रोल कर। देख पूरा तेरे को आंसर याद हो गया। स्ट्रेटेजिक विजन बनाओ, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए ऑब्जेक्टिव बनाओ, क्राफ्ट करो स्ट्रेटेजी, इंप्लीमेंट करो, इवैल्यूएट करो, करेक्टिव एक्शन। बोलो आया समझ, बादल आ जाएगा, चिंता मत कर, बादल आ जाएगा। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है सर, आप तो मेरे को इंपॉर्टेंस बताओ, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला था भाई, बेनिफिट बताओ और उसके लिमिटेशन बताओ। तो मैंने कहा सुनो भाई इंपॉर्टेंस, और एक लाइन में बोलता हूँ मजा आएगा, जो कल भी मैंने बताया था बेटा। देख, इस दौर में सफलता के वो हकदार नहीं तो वक्त के साथ बदलने को तैयार नहीं, बदलना ही पड़ेगा। तो अपना पूरा मॉड्यूल बोल रहा है कि डार्विन की थ्योरी बच्चों ने बायोलॉजी में पढ़ी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मेरे को बचपन में तो समझ नहीं आई थी, मैंने बायोलॉजी में आंसर याद करके लिख दिया, पर बड़ा हुआ तो समझ में आया, और अब तो बहुत समझ में आता है। 52 साल की उम्र में मुझे समझ में आता है कि फिट रहना कितना जरूरी। फिट रहना मतलब परिस्थितियों में अडेप्ट होना, फिट रहने का मतलब डोले शोले बॉडी बॉडी सिक्स पैक एब्स नहीं, परिस्थितियों में अडेप्ट रहना। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन ने बोल के रखा कि देखो भैया दुनिया में वो लोग नहीं चलेंगे जो लोग बहुत मजबूत होंगे। अरे एनरॉन बहुत बड़ी कंपनी थी, इलेक्ट्रिसिटी पावर की खत्म हो गई, तो ऐसे में वो नहीं चलेगा जो बड़ी कंपनी है, वो चलेगा जो परिस्थिति के साथ में एडेप्ट होता है, जो गुलाटी मार सकता है परिस्थिति के हिसाब से। डायनासोर भी बहुत बड़े थे, बहुत ताकतवर, एक पूंछ मारो तो ऐसे 100 पेड़ गिरा दे, परंतु वो क्यों खत्म हो गए, क्योंकि वो अडेप्ट नहीं हो पाए, चेंजिंग टेम्परेचर क्लाइमेट के साथ अडेप्ट नहीं हो पाए। कंपनियां भी वही चलेंगी जो अडेप्ट हो जाएंगी चेंजिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से। भाई साहब ग्रोफर्स थी वो कंपनी जिसको आज तुम ब्लिंकिट बोलते हो, ऐसे थोड़ी जन्म हुआ है, करोड़ों रुपए इन कंपनियों ने कमाए, मैं तो चकरा जाता हूँ, भेजा घूम जाता है मेरा। रिलायंस की नेटवर्थ दिखती मेरे को 3 लाख करोड़ रुपए पर, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे मेटा दिखता है, मुझे गूगल दिखता है, मुझे ग्रोफर्स खत्म होता हुआ ब्लिंकिट बनकर आया वो दिखता है, मेरे को जैप्टो दिखता है, मेरे को रैपिडो दिखता है, मेरे को लगता है यार क्या धंधे चेंज हो रहे हैं, साला दिमाग खराब हो जाता है। मुझे पोर्टर दिखता है, दिखती है ना तुमको ये सब कंपनी, क्या है ये कंपनी, ये वो कंपनी है जिन्होंने लोगों के साथ में अडेप्ट करा। और ये सब में 6 साल से मैनेजमेंट पावर में बोलता था कि कार में टैक्सी तो मोटरसाइकिल पे भी तो टैक्सी बन सकती है, 20 साल पहले एग्जाम्पल दिया था।
और 20 साल बाद मैंने देखा कि ओ तेरी, ये तो रैपिडो आ गया यार। मेरे को लगता था कुरियर क्यों है यार, मेरे को ये छोटी सी बॉटल पहुंचानी है, घर पे जरूरत है। तब मुझे पता नहीं था कि हैरी पॉटर का पॉटर आएगा झाड़ू पे बैठ के और ये बॉटल ले जाके घर पे दे देगा। जैसे यार मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं आजू बाजू बिजनेस देखता हूँ, क्यों मैंने पहले के बिजनेस को फ्लरिश होते हुए देखा है, उनको मरते हुए भी देखा है। और आज छोटी छोटी कंपनी को बेटा अपन ने यूनिकॉर्न कंपनी बनते हुए भी देखा। आंदोलन क्रिएट कर दे, ये ऐसा सब्जेक्ट है भाई मेरे, तुम अगर इसको अपने अंदर उतार लो। तो देखो क्या बोलता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और मैं चाहता हूँ नौकरी वोकरी नहीं करेगा मेरा, अपन साला 100 करोड़ की कंपनी बनाएंगे। कम से कम सपना तो बड़ा देखेंगे, बड़ा देखेंगे तो आज से कोशिश करेंगे। नहीं तो अपने को लगेगा मेरे को तो लाख रुपए महीने मिल जाए मैं तो वहां नौकरी कर लूंगा। दे यार बेटा, फिर इंडिया नीड्स एंटरप्रेन्योर। अगर तू ही नौकरी करने जाएगा तो नौकरी साला देगा कौन। तो इतना छोटा मत सोच कि मेरे को नौकरी करनी। अपन तो नौकरी देने वाले लोग हैं ना। कम से कम 15 टीचर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे को मन में ये प्राउड फील होता है। 25 लोगों का स्टाफ मेरे साथ जुड़ा हुआ है। 50 लोगों का घर चलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं मेरे कारण, पेस 50 लोगों का घर चलाता है। हर घर में 4 लोग होंगे, तो मेरे होने से दुनिया में कम से कम 200 लोगों को दाना पानी तो मिल रहा है ना। तो मुझे लगता है यार अपन ने कुछ अच्छा, तो ऐसा तुझे भी तो लगना चाहिए। और कुछ नहीं, अपने को तो बहुत बड़ा कर, 200 की, 2000, एक गाय भी होती है तो गाय भी बेटा घर के 5 लोगों को पाल लेती है। अपन इंसान है, 500 तो पलने चाहिए अपने कारण। क्या मतलब वो इतनी पढ़ाई करने। अच्छा, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होना चाहिए। लार्जेस्ट नहीं बनना है तुमको, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बनना है तुमको। तुमको वो बनना है जो आसानी से परिस्थिति में एडेप्ट हो जाए और एनवायरमेंट के चेंजेस के मुताबिक नए नए प्रोडक्ट लेकर। मैं तो चाह रहा हूँ सीए बनो यार, मैं तुमको ये मंच दे रहा हूँ, आओ तुम हमारे साथ में पढ़ाओ। अपने कितने सारे टीचर्स हमारे स्टूडेंट्स रह चुके हैं पहले यार। तो कितने सारा, मतलब ये हम तो चाहेंगे कि तुम आओगे तो हमारा एक्सपीरियंस होगा और तुम्हारी एनर्जी होगी, एनर्जी और एक्सपीरियंस मिलेगा। फिर तो बेटा ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, अल्बर्ट आइंस्टीन की इक्वेशन बनती है भाई साहब। अगर एनर्जी मिल जाए किसके साथ, एक्सपीरियंस के। तो सर कंपनी खत्म हो जाती है, यस। ये खत्म होने वाली कंपनियों के नाम पढ़ ले। बजाज स्कूटर सब एक नंबर थे। एलएमएल हम मजे लेते थे, एलएमएल के, ले मत लेना स्कूटर। कॉलेज में एलएमएल था, बढ़िया चलता था एलएमएल, दिखता ही नहीं एलएमएल। मर्फी रेडियो, बीपीएल टेलीविजन, वीडियोकॉन, नोकिया, कोडक, खत्म हो गई कंपनी। क्यों खत्म हो गई? डार्विन की थ्योरी समझ में नहीं आई इनको। ये लोग बड़े बनने पे फोकस करते रहे, ये नहीं समझे कि बड़ा बनना जरूरी नहीं है, फ्लेक्सिबल बनना जरूरी। तो भाई साहब ये पैराग्राफ है ना, इंपॉर्टेंस में शुरू में आना ही चाहिए बेटा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको क्या बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। और यहाँ पर हम बढ़िया डार्विन की थ्योरी लिखेंगे यार। ये देखो डार्विन बोल के गए, ओनली प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन तभी सर्वाइव करेगी जब वो फ्लेक्सिबल होगी। अंतिम चीज बोल के आज का एपिसोड समाप्त करता हूं। ध्यान से देख बेटा, स्क्रीन पे तेरे सामने आ रहा है। चल एक एक करके आगे बढ़ाता हूं। तो सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बेनिफिट्स क्या होंगे? ले बेटा, एक कोडवर्ड से अब भी हाथों हाथ तेरे सामने, एफडी, पीएलसी, एफडी, फिक्स डिपॉजिट, एफडी, पीएलसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एफ से कंपनी फ्लेक्सिबल हो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको फ्लेक्सिबल बनाएगा। डी से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको डायरेक्शन देगा। पी से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको प्रोएक्टिव बनाता है, प्रोएक्टिव, प्रीवियस पीरियड स्ट्रेटेजीज। वर्ड ये लिखना, अंदर कुछ भी मसाला लिखो, चिंता वाली बात नहीं है, बहुत एक एक लाइन सरल लिख देंगे। एल से फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तुमको लॉन्जिविटी देता है। ये वर्ड को जरा प्रोनाउंस करो मेरे साथ, लॉन्जिविटी। लॉन्गी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, लॉन्जिविटी। बोलो सब लोग एक साथ, लॉन्जिविटी। लॉन्जिविटी मतलब दीर्घायु बनाता है। टी से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तुम्हारे अंदर कॉम्पिटिटिवनेस लाता है। क्या लाता है, कॉम्पिटिटिवनेस। वो बीसीए वर्ड याद आ रहा है, बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, वही वही वर्ड्स है, कुछ नए थोड़ी है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको फ्यूचरिस्टिक बनाता है। आप भविष्य में झांकते हो यार, कौन सा धंधा आने वाला है। ग्रोफर्स सब्जी भाजी बेचती थी घर पे जाके, उन्होंने बोला सब्जी भाजी नहीं, तुम ये मोबाइल बेच सकते हो क्या? बोले मोबाइल, बोले नहीं, तो खत्म हो जाओ।
तो टेक ओवर कर लिया उसको और वो बन गई ब्लिंकिट। अब ब्लिंकिट हर चीज आती है, कोई ताज्जुब ना हो कि घर पे ब्लिंकिट तुमको कार पहुंचा दे। कार चाहिए भैया, कब चाहिए? बोले 15 मिनट में। अच्छा कौन सी? ये वाली। अच्छा इधर स्वाइप करो, चेक ये करो, पेमेंट करो, गाड़ी आ गई। क्यों नहीं? ड्रोन से आजकल ट्रांसफर। तो अगर ड्रोन तुमको दिखेगी यार वो कार लेके जा रहे तो घबराना नहीं। वो शर्मा जी को चाहिए था, उनकी बेटी आई हुई है ना, बोला पापा अभी कार चाहिए मेरे को, तो उनने कार मंगवा ली अभी। ठीक है? अपनी कंपनी पुरानी, अपन बोले नहीं नहीं कार नहीं बेच सकते तो खत्म हो जाए, अलग हटो, दूसरे आ जाएंगे। तो फ्लेक्सिबल। और डी से क्या होगा बेटा? ये जो है ये डिफेंस क्रिएट करेगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तुमको मजबूत बनाएगा। तो अपन एक एक चीज को वापस से देखो। डी, कौन सा वर्ड आया? डायरेक्शन। अलग कलर लेते हैं। प्रोएक्टिव, कौन सा आया? बी। फ्रेमवर्क, एफ। फ्रेमवर्क का है का डिसीजन मेकिंग का फ्रेमवर्क। हम एक एक लाइन उसके अंदर लिख लेंगे। फिर अगला बोलो सर। हाँ, फ्यूचरिस्टिक। ये रहा फ्यूचरिस्ट, भविष्य के। डी से क्या है? डिफेंस। डिफेंस में क्या आ गया? डी से डिफेंस में। अब उसके बाद क्या? कॉम्पिटिटिवनेस। कॉम्पिटिटिवनेस, कॉम्पिट क्या आ गई? कॉम्पिटिटिव। और उसके बाद लॉन्जीविटी। प्रोनाउंसिएशन क्या बच्चों? लॉन्जीविटी, लॉन्जी, लॉन्जी हो गया जी। सर देखो मेरे को है ना ऐसे ये याद हो जाता है, पर मेरी प्रॉब्लम ये सर मेरे को लिखते ही नहीं बनता है कि अंदर क्या लिखना है। ये इसी बात कर रहा है। एक एक लाइन देख मैं बोलता हूं। अपन ने क्या लिखा है? एफ से। एफ क्या था? फ्रेमवर्क। तो अपन बोलेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ फ्रेमवर्क फॉर बिजनेस। मैं अगली बार बोलूंगा तो हो सकता है कोई अगला सेंटेंस बोलूं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंदर को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा। डी से बोलो। डी क्या था? डायरेक्शन। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स इन गिविंग डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल। लिख सकते हैं ना इतना? पी, प्रोएक्टिव। और प्रोएक्टिव मेरे को याद है सर, यस प्रोएक्टिव मेरा फेवरेट है सर। क्यों? अरे मेरे को बहुत कुछ याद है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट गिव्स हेल्प इन नहीं नहीं नहीं, सेंटेंस गलत बन रहा है, वापस बना। सर प्रोएक्टिव में प्रीवियस पीरियड स्ट्रेटेजीज थी और प्लान्ड था, हाँ तो बना सेंटेंस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज डेवलप्ड फ्रॉम प्रीवियस पीरियड स्ट्रेटेजीज। बढ़िया बोला तूने। इट इज प्री प्लानिंग इन एडवांस, ये भी बढ़िया बोला तू। तो ये आ गया पी से। अब आ जाओ एल, लॉन्जिविटी। सर लॉन्जिविटी मतलब क्या बताया था आपने? लंबा चलता है, हाँ। सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स द सर्वाइव कंपनी फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। बहुत अच्छा बोला। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइवल देता है। फेल हो गया सर। सी। और सर सी मेरा वर्ड है, यस। कॉम्पिटिटिव, यस। सर इसका बना लूंगा, क्योंकि देख जो उधर वर्ड याद करे वो इधर वर्ड काम आ रहे। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपिंग बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हो गया सर, बहुत बढ़िया, शाबाश, अच्छा जा रहा है। सर एफ क्या था? मैं भूल गया। फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक और सर विजन, विजन, विजन। विजन फ्यूचरिस्टिक होता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स इन क्रिएटिंग विजन। अरे बहुत अच्छे भैया, विजन देता है भविष्य में क्या करना है। सर डी से। डी भूल गया सर। डिफेंस। डिफेंस, डिफेंस मतलब अपने डिफेंस, सुरक्षा करता है। ठीक है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट गिव्स डिफेंस मैकेनिज्म टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब देख उसने सबसे पहले क्या बताया था कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। सर डेफिनेशन भी याद आ गई सर, मेरे को याद आ गई सर। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट is about decision making which helps in preparing strategies so that ताकि so that ताकि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अच्छे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है भाई? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपिंग फ्लेक्सिबिलिटी, डार्विन की थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट और द बिगेस्ट। सबसे स्ट्रॉन्ग और बिग नहीं बनना है, बट एडेप्टिव टू द एनवायरमेंट। बहुत बढ़िया सर। नेगेटिव एग्जांपल है, लिखना है तो लिख देना, ये एडेप्टिव नहीं थी और फ्लेक्सिबल नहीं थी, मर गई कंपनी सब। और बेनिफिट याद आ गए सर। एक बार बेनिफिट और बोल दो बच्चा लोग, तो आज का एपिसोड समाप्त करें। एफडी पीएलसी, एफडी बगैर देखे बोलना है। एफ से फ्रेमवर्क, काय का? डिसीजन मेकिंग का। डी से
डायरेक्शन क्यों देता है? ताकि गोल तक पहुंचे ना। थोड़ा हिंदी में सोचते हैं उसको। एफडी, पी से, और प्रोएक्टिव तो मेरा फेवरेट वर्ड है सर। प्रीवियस पीरियड स्ट्रेटेजी, प्लान स्ट्रेटेजी, बहुत अच्छे। पी एल, एल से, अरे लॉन्जिविटी मतलब लंबे समय तक रहना है। लॉन्ग वर्ड से बना है लॉन्जिविटी, सर्वाइवल फॉर डिकेड्स, टाटा 100 साल पुरानी कंपनी। एफडी, एफ डी पी एल सी, सी से, अरे वो भी मेरा फेवरेट है सर, बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग बिजनेस कॉम्पिटिटिव। तो तुम जो उधर वर्ड याद करोगे वो इधर के आंसर में काम आ जाएंगे। है तो वही वर्ड्स ना बेटा, कोई नई चीज थोड़ी है। और आखिरी, हाँ, फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचरिस्टिक, एफ डी पी एल सी, एफ डी एफ से फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचरिस्टिक। और विजन, विजन, विजन देता है भैया, विजन देता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो तो सी एस और आई तो मैकेनिकल इंजीनियर हो। कल आंसर आएगा इसका, वो अपन लिखेंगे। पर आज घर जाके प्रोएक्टिव रिएक्टिव लिखना है। और एफ डी पी एल सी, एफ डी, डी से डिफेंस, डिफेंस मैकेनिज्म, सुरक्षा देता है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग डिफेंस मैकेनिज्म। और एक वर्ड याद आ गया मेरे को, अगेंस्ट हॉस्टाइल एनवायरमेंट। हॉस्टाइल एनवायरमेंट से डिफेंस करता है ना, तो ये ऐसा। बोलो मंजूर है। और नेगेटिव एग्जाम्पल में ढेर सारे। तो ये आधा डेवलप हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन पूरा था बताओ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है और लिमिटेशन क्या। कल उसके लिमिटेशन के साथ आगे बढ़ेंगे बेटा। आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूं 2 दिन में हम बिल्कुल इन ट्यून हो चुके हैं। क्या है सब्जेक्ट, कैसे पढ़ेंगे, और बस तैयारी शुरू। आज घर जाके आंसर लिखना है बेटा, प्रोएक्टिव रिएक्टिव कर, क्लास में कॉपी चेक होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड बाय बाय।